मजबूती के साथ दिन भर बाजार में कारोबार बचाए आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते की एक्सपायरी। मजबूत एक्सपायरी 17,700 के ऊपर मिलेगी या 17,760 के ऊपर, ये है बड़ा सवाल। लेके जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि दिन में एक बार जो बाजार में डिप आना था वो आ गया और उसके बाद बाजार फिर से मजबूती से ऊपर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का जबरदस्त ब्रेकआउट है। 2 टारगेट जो बैंक निफ्टी पे दिए थे वो हिट होते हुए दिखे हैं। अब कैसी रहेगी बैंक्स की चाल, क्या करेंगे बाजार, डेटा क्या कह रहे हैं, सब जानेंगे अनिल जी के साथ। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है दीप की मजबूत खुलने के बाद छोटे से दायरे में बाजार कारोबार करते हुए दिखे। दिन के दौरान थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स जो हल्का हुआ, उसके चलते हुए एक बार नीचे जरूर आए थे, लेकिन वापस से 17,700 के ऊपर टिके रहने में कामयाब। 17,690 आपको याद होगा, नीचे से हमने जो लेवल गिना था वो 17,690 गिना था, लगभग वहीं पर सपोर्ट लिया और बाजार फिर से रिकवरी करने के मूड में। लेकिन बैंक निफ्टी आज ड्राइविंग सीट पर है। निफ्टी आधा % मजबूत है, बैंक निफ्टी 1.5% ज़्यादा मजबूत है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 2 दिनों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज बैंक निफ्टी का दिन है तेजी की तरफ आगे लीडरशिप लेने में, और वही 17,700 के ऊपर निफ्टी को मेंटेन करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए दमदार एक्शन बैंक निफ्टी पर होता हुआ दिख रहा है। आइए बाकी जो एक्शन है बाजार में बता दें आपको। NBFC, IT, ऑटो, ये सारे के सारे सेक्टर्स बहुत मजबूत है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या इसीलिए ज़्यादा है। BSE पर 2100-2200 शेयर मजबूत है, 1400 कमज़ोर, और NSE पर लगभग 1265 शेयर मजबूत है, 735 कमज़ोर। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है हल्के से, 35-40 पॉइंट नीचे, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूती भी नहीं। और ब्याज दरों पर ECB का जो आज फैसला आने वाला है, उस फैसले के पहले यूरोप के बाजार एकदम सीमित दायरे में सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। करने दो, जिनकी सुस्ती करनी वो करे, हम तो चुस्त हैं। बिल्कुल, बड़ी रेट हाइक की बात चल रही है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। बढ़ा नहीं पड़ेगी ना, क्या इलाज इनके नहीं पास? पड़ेगा। हाँ, 10% इन्फ्लेशन है, 10% महंगाई, सोचो। मतलब यूरोप में जो थर्ड वर्ल्ड के देशों में जो होता था, एग्जैक्टली अब वो फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं उनको कौन सा वर्ल्ड बोला जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, बहुत बढ़िया, या डेवलप्ड नेशन। हाँ, डेवलप्ड नेशंस, उनके वहाँ वही होता हुआ दिख रहा है जी। चलिए एक बार थोड़ा मार्केट एक्शन समझाइए, क्योंकि बीच में सर हमने डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 अंक नीचे भी देखे थे जी, और निफ्टी भी थोड़ा इन लेवल से तो ऑलमोस्ट आधा गिर भी चुका था, पर वहां से फिर जो रिकवरी आई, और स्पेशली बैंक्स की अब 40,100 पर जो बैंक दिख रहे हैं, एक जो डिप के बाद फिर से जो मूवमेंट आया है स्पेशली बैंक्स पर, ये थोड़ा दिखाएं सर। दीप, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि देखिए, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 39,750 के ऊपर निकल कर टिक कर एक बार 39,800 पे बंद हुआ है। 40,075 पुराना बना चुका था 2 दिन पहले। तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे ही चुका था। ब्रेकआउट हमें निफ्टी पर चाहिए, 17,800 के ऊपर बंद हो जाए, या नहीं तो 17,760 पर बंद हो जाए। आज ये लेवल मैंने गोट के पिला दिया है, मतलब सुबह से, मतलब कम से कम 8-10 बार लगभग सबको याद हो गया होगा। जिसने चैनल देखा उनको तो सबको याद है कि 17,760 अचानक से, अरे ये कहाँ से आया। तो पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देके निफ्टी को उसके ऊपर बंद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डाउ को लेकर मैं नेगेटिव नहीं हूं। अब मैं इतना तो ठोक के नहीं कह सकता कि ना, ये डाउ आज ऊपर ही खुल रहेगा, ऊपर ही बढ़ेगा। 500-600 पॉइंट की जगह ऊपर के लिए हमें खुली हुई है, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस है कि हमारे बाजारों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा दिक्कत समझो नहीं है। और अगर इनकेस आप नीचे खुलकर आ भी गए, समझो डाउ गिर जाता है, नीचे खुलता है, तो आपके लिए नीचे वापस खरीदारी आ जाएगी। तो हमारे यहाँ डर कम है, रिस्क कम नहीं, रिस्क खत्म नहीं होती, रिस्क हमेशा रहती है, लेकिन उस रिस्क में आपको ये देखना है कि वापस आप ऊपर आ सकते हैं। सो आई थिंक बायस पॉजिटिव साइड पर है। हमें सिंपल है, नीचे आए तो फिर से लेना ही है, ध्यान लेने का ही है। ऊपर में 17,775, 17,800 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है, वो पार करेंगे तो थोड़ी और मजबूती बनेगी। एक्सपायरी का दिन भी है, थोड़ा बहुत एक्शन वो भी बनेगा, लेकिन इनके बीच में बैंक निफ्टी लगातार 40,000 के ऊपर बने रहकर कुछ बढ़िया मजबूती कर बढ़िया तेजी के संकेत दे रहा है। सो मेरा फोकस दीप इस चीज पर है कि क्या 40,325, क्योंकि मेरे लिए 40,050 के बाद एकदम एक्सप्रेस वे, रॉकेट वे, एक्सप्रेस वे है, जहाँ मतलब इसको कहीं रुकना नहीं है। वो माई ओल्ड गुड बैंक निफ्टी डेज, रोज जब 300-500 पॉइंट हमारे लेवल देखने के बाद भागता था, वो खाली है।
40,050 के बाद 40,325 तक की जगह खाली है और उस जगह में दौड़ लगाने के लिए बैंक निफ्टी का बेस तैयार होता दिख रहा है। सो 325 से 500 बेसिकली 40,000 से 40,500 के बीच में हर्डल्स कम है, तेज दौड़ की जगह बन रही है। मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, तब तक आप दूसरा काम कर लीजिए। बिल्कुल दूसरा और काम मुझे करते लग हैं, रहा बट हाँ पहले याद दिलाना है जो कॉल आई थी बैंक निफ्टी पर 39,850 के लेवल पर। हाँ, हाँ। 950 सुबह ही आ गया था, थोड़ी देर पहले 40,050 दूसरा टारगेट आ गया 40,050 और तीसरे टारगेट 200 की तरफ मूव करते दिख रहा है। हाँ, देख लेते हैं। और सारा खाली नहीं कर देना है, बने रहना है टुकड़े टुकड़े और ट्रेल करते चलो, टुकड़े टुकड़े और ट्रेल करते चलो। बिल्कुल। और ऑप्शंस के बाद सर सारे टारगेट हिट है, जो Options 39,900 का ऑप्शन खरीदवा था वहां पर सारे टारगेट हिट हो गए। एक बार देख लेते हैं क्या रहा है। वो कभी कभी आपको सेंस मिल जाता है। मैं इसलिए रोज कॉल्स देता नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे डायरेक्शन दे देता हूँ। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स इतने बढ़िया हैं, ये जय है, सुमित हैं, बाकी लोग भी देते हैं ऑप्शंस में सारे, नितिन जी वगैरह। तो पॉइंट है कि जहाँ बहुत बड़े और अच्छे मुंह के साफ डायरेक्शन दिख रहे हो, सो आई थिंक अभी भी मुझे अगर 40,000 के ऊपर बढ़ा है, जल्दी से रुकने वाला नहीं है। ये 40,325 40,500 तो आज या कल में होना चाहिए, मतलब उसके बाद, मतलब 1-2 दिन में ही। आजकल से मतलब आज और कल मत गिनिए, 1-2 दिन में ही। हाँ, बोलते आजकल मैं मिलता हूँ तो ऐसा वो उस तरह वाला आजकल है। सो हो जाएगा और उसके बाद 41,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी है। 41,000। चलिए, तो बैंक निफ्टी 41,000 की तरफ बढ़ रहा है। सारे टारगेट्स ऑप्शंस वाली कॉल के हो गए। 2 टारगेट्स आपके लिए जो बैंक निफ्टी स्पॉट पर है वो भी हिट हो गए। तीसरे टारगेट की तरफ मूव कर रहा है बैंक निफ्टी, डेज हाई पर है। एक बार देख लेते हैं पहले क्या सलाह दी गई थी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदने 39,850 850 की रेंज में खरीदना है। 39,675 ये स्टॉप लॉस है और यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट जो बनेगा दीप, पहला होगा 39,950 का, 40,050, 40,200, 40,325। ये सारे टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में, ये सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके लिए खरीदारी करनी है। आज के 2000 में अनिल जी ने जो आपको अहम लेवल बताए थे, जहां पर आपको निफ्टी बैंक पर खरीदारी की राय दी थी, यहाँ पर 39,950, 40,050 और 40,200 के जो लेवल्स हैं और टारगेट जो है वो होते हुए आज के 2000 में नजर आ रहे हैं। शानदार है बैंक निफ्टी की कॉल जो सुबह आई थी, डेज हाई पर है। अब कहां जाएगा बैंक निफ्टी और कहां पर लेकर जाएगा मार्केट, उस पर भी है हमारी नजर। आइए जो इस समय के बाजार के ट्रिगर्स हैं वहां पर भी कर लेते हैं एक बार फोकस, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं। नुपुर, कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। कंपनी और साथ ही ग्लोबल इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है आज के लिए। सबसे पहले तो M&M है, यहाँ पर आप देखिए XUV 400 EV का आज उस पर पर्दा उठेगा। साथ ही रिलायंस पावर पर नजर रखिए, यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाली कंपनी टानला प्लेटफॉर्म्स का बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7 बजे नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करते हुए दिखेंगे। साथ ही ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से ब्याज दरों पर ECB का फैसला आएगा और यूएस में फेड चेयरमैन पावेल साहब एक पब्लिक इवेंट में अपनी स्पीच देंगे। यूरोप के लिहाज से ECB की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड भी बात करते हुए नजर आएंगी। कल के सत्र में यहाँ पर ओपन ऑफर अंबुजा सीमेंट और ACC के बंद होंगे, तो यहाँ पर इस वजह से इन दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चाइना का अगस्त महीने का CPI आंकड़ा भी आएगा और इमरजेंसी एनर्जी समिट भी होल्ड कर रहा है यूरोपियन यूनियन। और अंत में 10 सितंबर शनिवार सोनाटा सॉफ्टवेयर आज का हाईलाइट स्टॉक है। अब आप देखिए यहाँ पर बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किया था 1:3 के रेशियो में, इसकी रिकॉर्ड डेट भी है, तो इस वजह से ये स्टॉक भी फोकस में है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट खबरें आज की। गुड आफ्टरनून। तो कौन कौन सेल आज वापस से फोकस में, क्योंकि कल जो खबर आई थी रेल लैंड लीज को लेकर, जहां अवधि बढ़ाई गई थी 35 साल कर दी गई है, वहां पे आज रेल जो मंत्री वहां से बयान आते दिखाए। उन्होंने कहा कि लीज की जो लंबी अवधि है उसमें अब निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगले 5 सालों में करीब 400 कार्गो टर्मिनल बनाने की रेल मंत्री की तरफ से ये खबर आती दिखी है। इनफैक्ट कॉनकॉर्ड, सेल और FCI को अब राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का अधिकार भी मिल चुका है, जो टर्म खत्म होने पर ये यूज कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक आज फोकस में, क्योंकि वहां पे कंपनी ने एक नई सब्सिडी का गठन किया है फर्टिलाइजर को लेके, तो काफी एग्री केमिकल का जो कारोबार है वहां पे ये इंपॉर्टेंट खबर आती दिखी है। पेनार इंडस्ट्रीज आज फोकस
फोकस में, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में कंपनी को 511 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। टीवीएस मोटर्स आज फोकस में, क्योंकि कंपनी ने अपनी बाइक के 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए। इनफैक्ट जो सारी ऑटो कंपनीज है वहाँ जो सितंबर का महीना है काफ़ी सारे लॉन्चेस पाइपलाइन में। M&M भी आज लॉन्च करने वाले XUV 400 EV स्पेस में। अगर इसकी टीवीएस मोटर्स की बात करें, जो 160 का मॉडल है उसकी जो शुरुआती कीमत है वो 1.18 लाख की है, और जो 180 का मॉडल है वो 1.24 लाख के आसपास का है। ब्लॉक डील से इंटरग्लोब एविएशन आज फोकस में, क्योंकि 1.12 करोड़ शेयर्स के आज कई सारे सौदे होते नजर आए। 2.8% की इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। PNB में 21 लाख शेयर्स के काफ़ी सारे सौदे हुए, और टाटा स्टील में भी 17 लाख शेयर्स के काफ़ी सारे आज सौदे होते दिखे सुबह से। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स भी बाजार के लिए। एक्शन वाला बाजार है। आई सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और करते हैं बाजार की। अरे भाई साहब, शुरुआत मतलब यहाँ लाइन लगी हुई है बिगुल की, एक के पीछे एक। सबसे पहले हमेशा की तरह वागले साहब। जी वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपने जो बैंक निफ्टी पे व्यू दिया है वो देखते मेरे चार्ट पे भी सिग्नल आया है। एसबीआई में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट के आने के संकेत है। अभी 544 545 है, यहाँ से लेकर 542 तक बाय करे। 537 का स्टॉप लॉस। 550 अगर ये ब्रेक करता है और कल वीकली क्लोज है, अगर कल 550 के ऊपर बंद होता है तो मेरा मानना है ये 10 से 12% की मूव अगले हफ्ते देना चाहिए। स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक मेरा ये कल हो सकता है, जिसको मैं अभी प्रीएम कर रहा हूँ। तो एक शॉर्ट टारगेट 565 570 का है, और एक लॉन्ग टारगेट जो 1-2 हफ्ते का 610 620 या मे बी इवन 630 तक की मैं बात करूंगा 2 से 3 हफ्ते की। कन्विक्शन कॉल वागले साहब की तरफ से। पोजिशनल टारगेट्स भी बड़े वाले निकल कर आ रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पर आप रखिए नजर। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडियन बैंक। बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी है और इंडियन बैंक में आज हम एक बड़ी तेजी देख रहे हैं। एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक में इस ब्रेकआउट के पीछे एक जबरदस्त कंसोलिडेशन है। कई महीनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर नॉट टू बी मिस ट्रेड है, खरीद करके चलें। ओवर टू राकेश। दीपांशु, ब्रेकआउट है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। 196 196 का स्टॉप लॉस लगाना है। 208 208 पहला टारगेट है। 214 दूसरा टारगेट है और इंडियन बैंक में खरीदारी की राय है। के टारगेट के लिए इंडियन बैंक पर करनी है आपको खरीदारी। आई देखते हैं हिमांशु जी भी क्या बैंक कॉल्स पर ही हैट्रिक करने वाले हैं कि नहीं। चलते हैं उनके पास। हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, क्लियर कट यहाँ पर बैंकिंग में ही एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकआउट है। साथ निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक्स में माफ कीजिएगा, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वागले जी ने अभी एसबीआई कवर किया और मेरे रडार पर आया है कैनरा बैंक। दीपांशु, देखिए मुझे लगता है कि कैनरा बैंक एक बड़े ब्रेकआउट से पहले पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में अटका हुआ था। लास्ट एक्सपायरी में हमने डिस्कस किया था 210 215 के लेवल्स पर कि यहाँ 240 245 तक के टारगेट्स अगस्त एक्सपायरी में आते हुए नजर आ सकते हैं। और इस एक्सपायरी में मेरा मानना है दीपांशु की अब ये एक अगले ब्रेकआउट के लिए तैयार है, जहां पर पोजिशनल तौर पर 275 और 280 रुपए तक के मूव आते हुए दिखेंगे। फिलहाल बीटीएसटी के तौर पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर 252 और 256 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। करंट लेवल से यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। 242 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 252 256 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। तो यह है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। खरीदारी की राय उस पर आ रही है। एसबीआई, साथ ही इंडियन बैंक, यहां पर भी करिए फोकस। बैंक्स और बैंक्स वहीं पर आपको रखनी है। खतरनाक बैंक्स में पोजीशंस बन बहुत रही ही है, बढ़िया। जबरदस्त बन रही है। और अभी डाउ 25 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स पे, जो 100-125 नीचे था वापस रिकॉर्ड गया। अब जो अगर बंद होते हैं 2:30 बजे तक, अगर डाउ फ्यूचर्स 50 एक पॉइंट प्लस हो गया ना, तो इस बार हम
बैंक निफ्टी पे 40,325 देख लेंगे। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा पुश चाहिए और कुछ नहीं है, निफ्टी से चाहिए भी नहीं। डाउ फ्यूचर्स अगर 100 पॉइंट ऊपर हो जाए ना तो आप 40,340 500 की रेंज में पहुंच जाएंगे। इतना कड़क दिख रहा है 40,500। हाँ, इतना कड़क 40,325 40,500 तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी। मतलब कम से कम ये है कि ठीक है, आखिर में हो सकता है कि भाई घंटा 1.5 घंटा एक्सपायरी का दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, वो एक अलग बात, बट वो बेस बन गया इसको ऊपर जाने के लिए। मतलब मुझे बहुत कम ऐसे बढ़िया मजबूत डेटा दिखते हैं बैंक निफ्टी के। लेट्स सी क्या होता है। चलिए, तो बैंक निफ्टी मजबूत डेटा दिखा रहा है और बैंक निफ्टी अगर मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स निफ्टी पर भी आपको इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। बैंक्स पर रखिए नजर। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, जरा इस पर भी एक बार कॉल ले लीजिए। बाकी बैंक्स की तो बात हो ही चुकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करने वाला है यहाँ पर रखनी है नजर। सुमित जी, गुड आफ्टरनून, जरा बैंक ऑफ बड़ौदा देखें सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी ब्रेकआउट है, स्टॉक 140 के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और जैसे जैसे बैंक निफ्टी का मूव आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक सबके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ऊपर में 140 के बाद 145 से 150 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 132 133 के आसपास है, तो 133 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। 150 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में बीओबी में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐड कर लीजिए बैंक्स की लिस्ट में, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सिटी यूनियन बैंक ये भी सुबह से एक्टिव था, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है। एक्सिस बैंक पर रखिए नजर, 2% ऊपर। इंडसइंड बैंक ये भी आपको तेजी में ही आते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस बैंक्स आपको अच्छी खरीदारी दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स पर आए। होटल और रेस्टोरेंट स्टॉक्स भी हम मजबूत जबरदस्त एक्शन में। लोग मतलब थक नहीं रहे बाहर खाने से, घूमने से, अभी भी लगे हुए हैं। पूरा एक्शन है। एक्शन का सारा विश्लेषण और डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं नूपुर बताइए क्या क्या आपने देखा है। सर, सुबह रिवेंज ट्रैवल था, फैशन था, अब शायद ईटिंग है। लंच के बाद ईटिंग की भी बात कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे जो स्टॉक्स है फास्ट फूड से रिलेटेड या QSR से रिलेटेड, कम से कम 6 महीने में 20 to 50% का रिटर्न इन स्टॉक्स ने बना के दिया है। जुबिलेंट की बात करें तो 19% का रिटर्न है, दिव्यानी इंटरनेशनल 28%, सफायर फूड्स 23%, वेस्ट लाइफ 51%, रेस्टोरेंट ब्रांड्स 25% ऊपर है। और जो बारबेक्यू नेशन है, हालांकि जो स्टोर साइज इनकी काफ़ी बड़ी होती है तो रिटर्न आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में है। अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो नवरात्रि और दिवाली का जो क्वार्टर होता है, Q3 और Q4, इन सारी कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। और इस बार ये फेस्टिवल्स 2 साल के बाद फुल फ्लेज आने वाले हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि बेस्ट एवर क्वार्टर्स ये सारी कंपनीज इस बार देख सकती है। इनफैक्ट इंडस्ट्री लेवल पे भी ये अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में जो बाहर खाने वाली आउटलेट्स है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आपको ग्रोथ आती दिखेगी। स्टोर्स की जो संख्या है, इन सारी कंपनीज ने जो स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स डिक्लेयर किए वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़त दिखेगी। जो जुबिलेंट के अभी फ़िलहाल देखें तो 1500 से ज़्यादा स्टोर्स है और कंपनी का जो टारगेट है 24 का 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ स्टोर्स ओपन करने का टारगेट है। और इनफैक्ट जो दिव्यानी इंटरनेशनल है, 4 साल में कंपनी ने कहा कि 1000 से ज़्यादा स्टोर्स कंपनी जोड़ सकती है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो जुबिलेंट के जो पर स्टोर मार्जिन है वो 23% के बेस्ट हाईएस्ट स्टोर्स और बेस्ट मार्जिन है इस इंडस्ट्री में। दिव्यानी के 648 स्टोर्स है, 22% के मार्जिन बनाती है। सफायर के 632 स्टोर्स है, 15% के आसपास ये मार्जिन बनाती है। अगर वैल्यूएशन पे नज़र डालें तो जुबिलेंट जो बेस्ट मार्जिन बनाता है कंपैरेटिवली दूसरे प्लेयर से फिलहाल डिस्काउंट पर है। 1 ईयर फॉरवर्ड पे ये स्टॉक 64 टाइम्स पे ट्रेड करा है। दिव्यानी जहाँ पे मार्जिन्स दबाव में है थोड़े से कंपेयर टू जुबिलेंट, उसका वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, 84% टाइम्स पे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करा है। सफायर फूड 61 टाइम, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात करें तो 78 टाइम्स पे और बारबेक्यू नेशन 85 टाइम्स पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खाने पीने वाले स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आपको इस वक्त नजर आएंगे। जैन साहब है ना, जैन साहब के फेवरेट जो स्नैक्स है वो तो लिस्टेड है नहीं, हाँ है ना, अनलिस्टेड हैं ज्यादातर सारे, लेकिन जैन साहब लिस्टेड स्पेस में आपको क्या पसंद है? बिल्कुल सही बोला आपने। लिस्टेड स्पेस में अगर मैं इस पूरे सेगमेंट का नाम दूं तो मुझे लगता है कि आउटिंग, एंटरटेनमेंट, मैंने फ्रेंडशिप डे के दिन कुछ पिक्स दिए थे अनिल जी,
तो उसमें मैंने वंडरला या EIH एसोसिएटेड होटल्स इन सबको इनफैक्ट इंक्लूड किया था। और मुझे यही लगता है ये सारे जो कंपनीज है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ रिवेंज कंजम्पशन का, नुपुर ने बहुत सही, सुबह भी आज एक रिवेंज की थीम लेके आई, अभी भी रिवेंज की थीम है, तो जबरदस्त परफॉर्म करे। और EIH एसोसिएटेड ने तो गजब का कमाल किया, राकेश जी कुणाल जी ने भी रिसेंटली दिया था। और मैं तो हरदम जब भी होटल की बात होती है देते ही है। अब ITC की बात चल रही है, देखिए ITC ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी भी डीमर्जर की बात चल रही है। तो ITC की एक रिलेटेड एक छोटी सी होटल और एक है गुजरात होटल्स, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते और मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकती, बहुत छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, मगर उनकी भी एक होटल है, ITC ग्रुप की कंपनी है। EIH होटल्स ऑलरेडी, इंडियन होटल्स ऑलरेडी हाईज बना रहे हैं। तो आई फील कि होटल स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आज थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर है, और ये सारे जो QSR वाले और देवयानी इंटरनेशनल तो शायद स्पेशल 25 में भी अनिल जी आपके। सो ऑल दी स्टॉक्स आर गोइंग टू डू वेल, बट वहां पे मुझे वैल्यूएशंस कम समझ में आती है, यहाँ पे मुझे वैल्यूएशंस अच्छी समझ में आती है, अट्रैक्टिव लगते हैं। सो वन शुड स्टे विद ऑल दीज थीम्स। और अब तो आने वाला समय और बढ़िया है, हॉलीडेज और फेस्टिव्स और ये सब वीक, ईयर एंड आने वाला, दिवाली है, तो मुझे लगता है कि दशहरे की हॉलीडेज है, इन सब में ये सब और अच्छा करेंगे इस बार, क्योंकि 2 साल बाद का ये हॉलीडे सीजन आ रहा है, तो कंजम्पशन जबरदस्त होने वाला है। वैसे तो मैंने तो जैन साहब का फेवरेट स्नैक्स पूछा था, लेकिन जैन साहब ने तो मेरे सवाल को इग्नोर ही कर दिया। या तो सुना नहीं, मतलब या तो सुनते वक्त इग्नोर किया या सुनने के बाद इग्नोर किया। इग्नोर तो किया, जैन साहब ने पूरे स्टॉक बता दिया, मैंने भी इग्नोर कर दिया। जैन साहब ने कौन कौन से स्टॉक्स बोले मैंने सुना ही नहीं। जैन साहब हिसाब बराबर। कचौड़ी का आएगा अनिल जी, राजस्थान से एक आने वाली है कंपनी। हाँ तो सवाल क्या पूछे वो तो सुनो, सवाल तो सुने ही नहीं आपने ढंग से। जी कुणाल जी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। जी कुणाल जी, क्या है आपकी सलाह? जो देनी है जैन साहब को देना, मुझे मत देना, मैं नहीं बदलूंगा। अनिल जी देखिए, जैन साहब इस तरह की मांग अनिल जी कई बार इग्नोर कर चुके हैं। पहले बहुत बार मैंने जैन साहब को बताया। अनिल जी, जैन साहब बार बार कहते हैं कि ये EIH एसोसिएटेड होटल्स में बड़े ज़बरदस्त होटल्स हैं जयपुर के। कितनी बार अनिल जी उनको हिंट दी मैंने कि अनिल जी हम लोगों को एक बार न्योता दें, हम लोग आकर के टेस्ट कर लेंगे, लेकिन अनिल जी कभी हिंट नहीं पकड़ पाते। अनिल जी हिंट सब पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छे होटल है, इसलिए जैन साहब बार बार कहते हैं बुलाएंगे तो भी घर पे ठहराएंगे, खर्चा कौन करे। यही बोला था, बट इस बार कर लेते हैं रियूनियन। अनिल जी, मेरे को जयपुर के बहुत टीवी फॉलोअर्स ने बोला के लिए आएंगे, ज्यादा। जैन साहब का कहना ये है कि जैन साहब के दिल में तो बहुत जगह है ही, घर में भी बहुत जगह है, इसलिए होटल में नहीं ठहराएंगे। तो बिल्कुल आइए, इस बीच फिर से 17,750 के पार निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 40,150 दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। तो और एक्शन यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते आगे, वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक अच्छी खबर आती दिख रही है, और अच्छी खबर IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी आ रही है। तो वोडाफोन आइडिया और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों को मिलाकर क्या ऐसी अच्छी खबर हो सकती है, ये बता रहे हैं कुशल, हमारे साथ है तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, 3 महीने बाद वोडाफोन आइडिया 10 रुपये के पार निकलता हुआ नजर आया है, और इसकी काफ़ी सारे रीजंस है, बट सबसे स्पेसिफिक रीज़न, जो बड़ा रीज़न है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ जो इन्होंने लोन दिया था। IDFC फर्स्ट बैंक ने करीबन 3240 करोड़ रुपए का, सितंबर 2021 का ये आंकड़ा हमारे पास लेटेस्ट है, 2.9% ऑफ लोन बुक है ये कुल। और उसके बाद दिसंबर 2021 में लगभग 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान कर दिया था वोडाफोन आइडिया ने, और 110 करोड़ रुपए का ब्याज भी यहां पर दिया था। अब आप देखिए यहां पर पर्टिकुलरली आप देखिए, जिस तरह से वित्त मंत्रालय की कुछ रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं कि यहां पर जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें यह बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोट भी मिल गई है आगे इनको इक्विटी से जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और 2 दिन पहले भी अनिल सर एक खबर आई थी कि SBI को इन्होंने 2700 करोड़ रुपए का जो लोन था उसको भी प्रीपे कर दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ने अपना जो लोन देना बाकी था, हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक को पूरा का पूरा दे दिया, वो पूरा का पूरा दे दिया। ओके, और इस बात की कंफर्मेशन और सबूत वो भी हमारे पास तैयार है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO वी वैद्यनाथन साहब ने बातचीत की इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनुराग शाह से, और उन्होंने कहा कि किस तरह से आइडिया को पूरा का पूरा कर जो उन्होंने प्रोविजन किया हुआ था वो आ चुका है, और साथ ही आगे की ग्रोथ को लेकर क्या उनका कहना है, एक बार जरा सुनिए, कंफर्म कर लीजिए।
जो लेजेसी, जो कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट थे, जो मर्जर के टाइम आए थे, वो तो सारे अकाउंट हो चुके हैं। उनको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं अभी। रिटेल में तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। वोडाफोन अकाउंट का वोडाफोन का पैसा भी आ गया, पूरा का पूरा आ गया। यस सर। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। यस सर। तो आगे सर, जिस तरह से हम आप के देख रहे हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस में, होम लोन सेगमेंट में आप कितना और ज़्यादा अपने आप को बड़ा कर रहे हैं? उसमें बहुत ग्रोथ आएगा, बिकॉज वो तो हमारा कोर बिजनेस है, तो 10 साल से कर रहे हैं। तो उसमें जो हमने गाइडेंस दिया है कि 20-25% ग्रोथ साल पर साल आएगा, आराम से आएगा। और सर इसी तरह से हम देखते हुए पूरी बैंक को भी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, जो आप चीजें चली हुई थी। तो जैसा कहा था वैसे हो रहा है। आप देखिए 2018 में, जैसे 2019 में मर्जर के टाइम पे जो बोला था वही कर रहे हैं। हमने बोला था रिटेल ग्रो करेंगे, ग्रो कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी हमने गाइडेंस दिया था, हम लोग वहीं पे पहुंच रहे हैं। हमने बोला था ग्रॉस एनपीए 2% होगा, नेट एनपीए 1% होगा। कोविड के बावजूद भी वापस हमारा ग्रॉस एनपीए 2 हो गया, नेट एनपीए 1% हो गया रिटेल में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोला था 5.5, वो 6% हो गया। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता सारे नंबर्स मीट हो रहे हैं। तो ये था IDFC फर्स्ट बैंक पर उनके MD का इंटरव्यू जो आपने सुना, वैद्यनाथन साहब। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये तो वोडाफोन आइडिया का। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी कि उन्होंने वापस भी अब वोडाफोन आइडिया को लोन दिया है, वापस से दिया है। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यानी कि जो पहले ये प्रोविजंस करते थे वोडाफोन आइडिया की बुक्स को लेकर, वो प्रोविजंस भी गए, सारा पैसा भी आ गया और 500 करोड़ रुपए का लोन भी दे दिया। और यानी कि अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छी है कि उसकी बैलेंस शीट को अब वो पहले वाली जैसे खराब नहीं माना जा रहा है। प्लस आज जो खबरें और आ रही कि उनके इक्विटी को लेकर भी जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। और थोड़े दिन पहले प्रमोटर्स का भी भरोसा बढ़ा था, उन्होंने भी पैसे निवेश किए थे। तो आई थिंक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है वोडाफोन। नहीं तो टेलीकॉम में बड़े लॉसेस, बड़े NPS हो सकते थे। आपको याद होगा पिछले 1.5 साल पहले सबसे बड़ी चिंताएं यही होती थी, इतना बड़ा अकाउंट क्या होगा क्या नहीं होगा। आज सोचिए वो सारे पेमेंट्स आगे हैं बैंक को, तो ये बैंक्स के लिए बड़ा एक पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये होता दिखा है। IDFC फर्स्ट बैंक अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंद है तो वो भसीन साहब हैं। वोडाफोन आइडिया भी शायद उन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद है, और उनके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए सुमित जी तैयार है। IDFC फर्स्ट बैंक सुमित जी को भी लगातार पसंद आता दिखा है। सुमित जी जरा चार्ट देखिए, राय दीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत बढ़िया मूव कर रहा है और स्टॉक के अंदर पिछले 3 से 4 महीनों के अगर ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूव लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। तो IDFC फर्स्ट बैंक अभी 50 का लेवल क्रॉस किया है, सिर्फ हाफ सेंचुरी क्रॉस किया है, ये फुल सेंचुरी तक जाने को तैयार है। फिलहाल अगर अभी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो ये 51 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर ये 55 रुपए से लेकर 58 रुपए तक के लेवल जल्दी दिखाएगा, और पोजीशन तौर पे तो और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने ले रखा है और जो लोअर लेवल से कंटिन्यूसली हमको सुनते आ रहे हैं और ले रहे हैं, वो लोग होल्ड करें, अभी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया एक्शन में आपको दिखेंगे ये दोनों ही स्टॉक। ये तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छा रहना चाहिए। रिकवरी भी है, प्रोविजन राइट बैक भी है, डायरेक्टली प्रॉफिट। आप सोचो ना दीप, सबसे बड़ी चीज क्या बदली बैंकिंग शेयरों के लिए? पहले 3-4 साल पहले हर क्वार्टर में एसेट क्वालिटी देखो, एसेट क्वालिटी। आजकल कोई एसेट क्वालिटी नहीं देखता, रिजल्ट आता है निम्स देखो प्रॉफिट देखो, निम्स देखो प्रॉफिट देखो। ठीक है, जहां जिन कंपनियों से लोन रिकवर करने में पसीने आते थे वहां वापस लोन देने की सिचुएशन आ गई। तो पहली चीज है कि कोर बिजनेस जो उधार देने का है वो चल रहा है। दूसरा, उधार देने के वापस वसूल करने का वो भी हो रहा है। तो न सिर्फ जो लोन दिए जा रहे हैं उनके पैसे टाइम से आ रहे हैं, अभी पुराने भी रिकवर हो रहे हैं। इसीलिए तो बैंक्स भाग रहे हैं। हम क्या बैंक्स ऐसे थोड़ी कि मतलब बैंक निफ्टी से मतलब प्यार तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा अनाप शनाप वाला भी नहीं है कि खराब हो तो खराब ना बोले। करेक्ट। सो इसलिए हम बैंकिंग शेयर पर लगातार जो बुलिश हो रहे हैं उस वजह से, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल और उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी देखो, एक्टिविटी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, बिना क्रेडिट बिना पैसे का एक्टिविटी चलेगी कैसे भाई साहब, है ना? तो ये सारे कारण हैं, और इसलिए मैं बोलता हूँ सरकारी बैंक भी हमें बहुत, आपने 15 दिन पहले ही बात हो रही थी कि अब प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक में शिफ्ट हो जाइए, और वहां से देखिए सारे सरकारी बैंक दौड़ लगा रहे, छोटे छोटे बैंक, मिड कैप बैंक, सरकारी बैंक, ये कमाल करेंगे ही करेंगे दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इन पर फोकस करना चाहिए अनडाउटली। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय बैंकिंग पर बड़ा भरोसा। 40,200 के करीब बैंक निफ्टी जा रहा है, 40,180 का अभी बैंक निफ्टी ने हाई भी बनाया था।
बढ़िया मूव वहां पर आ रही है और हिमांशु जी का कैनरा बैंक भी अच्छी आउट परफॉर्मेंस में दिखा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट की तो बात होगी, आईडीएफसी लिमिटेड पर भी रखिए नजर, क्योंकि ये स्टॉक भी एक्शन में है। 2.5% ऊपर आईडीएफसी लिमिटेड भी इस समय ट्रेड कर रहा है। हिमांशु जी इसका चार्ट देखें, 70 का एग्जैक्ट लेवल है आईडीएफसी लिमिटेड पे, इस पर कोई राय सर? दीपांशु, मेरा इस पर काफी पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट आज दोपहर में मैंने इसमें ऑप्शन भी एक रिकमेंड किया है फुनर पर। मेरा ऐसा मानना है, देखिए 12 साल की डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती हुई नजर आई थी कुछ दिनों पहले, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया और एक बार ये स्टॉक 70 या 70 रुपए 50 पैसे के ऊपर चलना शुरू होता है तो मुझे इस पर चार्ट पर कोई भी 78-80 रुपए से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ता। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 68.5 68 के स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी लिमिटेड भी एक खरीदारी के लिए अच्छा विकल्प है। ओके, तो यह आपके लिए आईडीएफसी लिमिटेड भी एक काउंटर जिस पर आपको करना है फोकस। स्टॉक मोमेंटम में अच्छा आ रहा है। श्री सीमेंट कल का स्टार सीमेंट आउट परफॉर्मर था, आज के पूरे दिन भी ये आपको अच्छे एक्शन में ही दिखा है। इनफैक्ट कल जो जितनी मूव आई थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आज आपको श्री सीमेंट में दिख रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वागले साहब जरा इसके चार्ट पर राय दें, 2 दिनों में बढ़िया मूव आ गई सर इस पे तो। दीपांशु, मिड कैप सीमेंट में बहुत ही स्ट्रेंथ दिखती है ये श्री सीमेंट। मुझे लगता है यहाँ पर भी और थोड़ा सा ऊपर जाने की गुंजाइश है। ऑफ कोर्स मैं फ्रेश एंट्री अवॉइड करूंगा क्योंकि काफ़ी कुछ चला है। 21,500 से लगभग 24,000 के आसपास आया है और ये मूव मुझे लगता है 25,000 25,200 के तक कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पर उसके जैसा सिमिलर एक जेके सीमेंट है जिसमें अभी भी मूव बाकी है, मुझे लगता है वहां पर देखना चाहिए। श्री सीमेंट में अगर आप बने हो तो आपका स्टॉप लॉस 23,600 का होना चाहिए। आइए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी के बाद लाइन में है सुमित जी, सेठी साहब और स्वयं हम। जी हिमांशु जी बताइए। अनिल जी पहले आप कवर कर लीजिए, हम लास्ट में आ जाएंगे। कुछ बात नहीं, मैं तो नीचे से फर्स्ट हूँ, आप बताओ फटाफट। अनिल जी खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स में। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि काफी लंबे समय की एक साइडवेज कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट्स का जो सेटअप है और टेक्निकल डेरिवेटिव्स का डेटा है वो यहाँ पर काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल 878 रुपए के आसपास के हैं। अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करके चलें। 870 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट रहेगा 905 रुपए का, दूसरा टारगेट 920 रुपए का और ये दोनों ही टारगेट कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी ऑप्शंस डेटा अगर ऑप्शन से देखते हैं तो यहाँ पर अक्रॉस 900 की स्ट्राइक में सबसे बड़ा कॉल राइटर एक्टिव था। न केवल 900 में बल्कि 950 तक की स्ट्राइक्स में एक क्लियर कट अनवाइंडिंग बनते हुए नजर आई है। माफ कीजिएगा, अच्छा खासा लॉन्ग और ओआई एडिशन बनता हुआ नजर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आ सकती है। परफेक्ट। सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। बाय का स्टॉक रडार पे आया है और ये स्टॉक कुछ दिनों पहले आपने भी दिया था। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 345 346 स्टॉक का भाव है। नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर के अंदर यहां से एक मूव बनना चाहिए और स्टॉक यहां से 10 से 15 रुपए का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाना चाहिए। यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें, 338 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए और यहां से जो ऊपर का मूव देखने को मिलेगा उसके अंदर 355 का पहला टारगेट होगा, 360 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें, 2-3 दिनों का व्यू रखें 355 से 360 के टारगेट्स के लिए, 338 के स्टॉप लॉस से। तो ये है आपके लिए राय चंबल फर्टिलाइजर। ये तो जब जब मन करे आपको खरीदना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हम सदाबहार बुलिश वाले हैं। ओह, सदाबहार बुलिश से ज्यादा है। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। बिल्कुल अच्छा हुआ ये शब्द आ गया, नहीं तो सेठी साहब तो रह जाते। 2:32 हो चुके हैं, पता चला 3:32 में नंबर आ रहा है सेठी साहब का। जी सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर आज क्या इरादा है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी इरादा रोज की तरह 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। ओके चलिए बताएं सर। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है वो उसी सेक्टर से है जो आज सुर्खियों में है, सीमेंट का सेक्टर। बहुत ही अच्छे ड्रीम रन से गुजर रहा है पूरा सेक्टर और यहाँ से आज मैंने पिक किया स्टार सीमेंट को जो कि अभी 100 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। एक नॉर्थ ईस्ट बेस्ड सीमेंट कंपनी है जिसका जो मेन प्लांट है वो मेघालय में है। जैंतिया हिल्स करके जगह है, वहां पे इनका मेन प्लांट है जहां पे लाइमस्टोन एबंडेंट क्वांटिटीज में पाया जाता है।
फिर इन्होंने रिसेंटली अपना एक सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में भी अपना एक नया 2 मिलियन टन का प्लांट ऑपरेशन शुरू हुआ वहां पे, तो उसका भी फायदा होना। और बाकी अनिल जी ये जो सेक्टर है पूरा ही रीरेट हो रहा है। कल इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट है, कल एसीसी और अंबुजा सीमेंट की जो बाईबैक है जो अडानी ग्रुप कर रहा है वो क्लोज हो जाएगा। मुझे लगता है उसके बाद ये सेक्टर और रीरेट होगा, जैसे हम बाकी के अडानी स्टॉक्स में देखते हैं। और ऐसे भी आज ऐसी भी खबरें हैं कि नॉर्थ और ईस्ट में सीमेंट के प्राइसेस भी हाइक हुए हैं, तो उसको अगर वैसा कुछ हुआ है तो उसका फायदा स्टार सीमेंट जैसे स्टॉक को होगा। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, आपके जीरो डेट कंपनी, अच्छी खासी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी, डीआईएस भी अराउंड 14-15% ओन करते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बाकी सीमेंट स्टॉक से सस्ता है, 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है कंपेयर टू 32 फॉर दीज साइज्ड सीमेंट स्टॉक्स। और बाकी अनिल जी नॉर्थ ईस्ट पे मोदी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च किए हुए हैं भारतीय सरकार ने, और ओवरऑल जो हाउसिंग और इंफ्रा की डिमांड तो है ही है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से भी, और अब चलने को तैयार है। मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर अच्छा करेगा, तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए 110 का टारगेट, 97 का स्टॉप लॉस, 97 का स्टॉप लॉस। 110 97 ये लेवल ध्यान में रखे। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी, स्टॉक का नाम है क्वेस्ट कॉर्प, जो अभी 585 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी एक ग्लोबल स्टाफिंग कंपनी है जो स्टाफ प्रोवाइड करती है। भारत की आईटी सेक्टर की लीडर है, भारत में नंबर 1 है आईटी सेक्टर में स्टाफ प्रोवाइड करने में, और भारत के साथ साथ सिंगापुर के भी नंबर 1 आईटी स्टाफिंग कंपनी है। इसके अलावा और कई सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर बीएफएसआई है, इन सब सेगमेंट्स को कैटर करती है। फिर इनका एक अच्छा खासा टर्नओवर या कारोबार आता है ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट इस सेगमेंट से, जहां पे ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम टावर्स, सोलर प्लांट्स इन सबको मैनेज करते हैं। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में फूड सर्विसेज भी करती है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। फिर इनका एक 18% रेवेन्यूज आता है ग्लोबल टेक सॉल्यूशन बिजनेस से, तो वो भी एक जबरदस्त बिजनेस है, एक बीपीओ टाइप का बिजनेस है। तो एक दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 67 करोड़ का पैट था वर्सेस 44 करोड़ लास्ट ईयर। एफआईएस डीआईएस अराउंड 33% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सब नामी गिरामी नाम है, जैसे कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ, फिर टाटा है, आईसीआईसीआई प्रू है, और इवन आशीष धवन भी इसमें 1.86% स्टेक ओन करते हैं। तो स्टॉक फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के हिसाब से तो अच्छा है ही है। बाकी अनिल जी इसमें एक एनोमली दिख रही है, मुझे समझना है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलत है या अपने रिसर्च या और कोई पैनलिस्ट अगर कवर करते हैं, जैसे संदीप को अगर कुछ जानकारी हो तो वो भी इस पे कमेंट कर सकता है। इस कंपनी का मर्जर तय होया हुआ है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि अभी जो मर्जर रेशियो है वो ऑलसेक के 100 शेयर के सामने इसके 74 शेयर मिलेंगे बराबर है, कॉर्प के। सही है। तो अनिल जी ये आज अगर किसी के पास 100 शेयर है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के, उसका भाव चलता है 538 रुपए, तो आप उसको बेच दीजिए, 53,800 रुपए मिलते हैं, और इसके 74 शेयर खरीदेंगे आज के भाव में तो सिर्फ आपके 44,000 रुपए लगते हैं। तो 10,000 रुपए का मतलब 20% का प्योर आर्बिट्राज है। तो ये कैसे पॉसिबल है और क्यों है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस हिसाब से अगर 538 के ऑलसेक के भाव के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक का भाव तो 700 के ऊपर होना चाहिए, जबकि ये स्टॉक अभी 585-86 के लेवल पे ट्रेड करता है। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 625 का, स्टॉप लॉस रखना है 570 रुपए का। ओके जैन साहब, विशेष टिप्पणी क्वेस्ट कॉर्पोरेशन पे। दोनों पे टिप्पणी देनी है अनिल जी। स्टार्ट सीमेंट तो धन्यवाद, मैं स्टार्ट सीमेंट और मंगलम सीमेंट की 2 बातें कह दूं। स्टार्ट सीमेंट मेरे पीयर का है और मंगलम सीमेंट मेरी वाइफ के पीयर की कंपनी है। समझ लो कि उधर वो कोटा की कंपनी है मंगलम सीमेंट, और स्टार्ट सीमेंट आसाम की है, और मैं वहां से हूं। और मेरे साहब एक मिनट, जैन साहब तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करें एक बार जरा। कहाँ है, जैसा कुणाल जी और कौन कौन है, बंसल जी को छोड़ दो, बंसल जी से ये इंटेलेक्चुअल सवाल है, शायद बंसल जी जवाब देना दे, बाकी लोग जो पारिवारिक अपने आप को एक चीज बताओ कुणाल जी, क्या पुरुषों का भी पीयर होता है? जी अनिल जी होता है, ये जैन साहब सही कह रहे हैं। अनिल जी देखिए, अनिल जी जिन लोगों का पीआर बहुत मजबूत होता है, पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस, उनका सब कुछ होता है अनिल जी। तो जैन साहब का पीआर बहुत मजबूत है, इसलिए पीआर भी है इनका। अनिल जी आप पॉलिटिकली करेक्ट तो ही है, पॉलिटिक्स में एक बार करेक्ट हो जाए बस। जब भी आप उतरे, ये हमारी शुभकामना है। हम जितनी नॉलेज हमारी पहले थी, कुणाल जी से सवाल पूछने के बाद उतनी की उतनी रही, न कम हुई न ज्यादा हुई। जी जैन साहब, अब आगे आप बताइए सीमेंट कंपनी के बारे में। जी पीहर कब होता मैं बताऊं, जब आपके पेरेंट्स आप दूर रहते हैं। मेरे पेरेंट्स आसाम रहते हैं और मैं दूर रहता हूँ। अच्छा, तो वैसे ही मैं भी मेरा घर छोड़ के आया हुआ,
ओके, वो तब क्लियर हो जाता है। वेल जस्टिफाइड, गुड ट्राई जैन साहब, गुड ट्राई जी। तो मेरे घर से, मेरे गांव से जब सेठी साहब के गांव तक जाते हैं ना, जी। तो रास्ते में सीमेंट के प्लांट्स आते हैं, इसलिए दोनों का ये फेवरेट है। ओके। तो ये स्टॉक चलना ही है, बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है। मतलब जो कैपेसिटीज है, अगर वो आप ग्रीन फील्ड बेसिस पे या ब्राउन फील्ड पे भी लगाते हैं, तो जो वैल्यू पे लगेगा, जो कॉस्ट पे लगेगा, उससे आधे कॉस्ट पे कंपनी मिल रही है। ऐसा ही हुआ करता था जब हम इंडिया सीमेंट्स की बात करते थे, वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स की एक चीज थी और थोड़ा डेट्स था, वो अलग होने के बाद दोनों चीजें बहुत बढ़िया करी और चेन्नई सुपर किंग्स तो अनलिस्टेड मार्केट में धमाका मचा रखी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त वैल्यू है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में भी जो सिटी साहब ने सही एकदम पूरा बोला कि सिलीगुड़ी में भी आया है, और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सिर्फ एक ही ब्रांड दिखता है और वो स्टार, और दूसरे कंपनीज को जाने में वहां पे बहुत जोर आता है, क्योंकि वहां के टेनेंट्स है, वहां का जो टफ मार्केट और ट्राई बहुत अलग तरीके का मार्केट है नॉर्थ ईस्ट। एक तरीके से कई बार देखा जाए तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हुआ है दूसरी कंपनीज को जाके, और सब ने वहां से अपना एग्जिट ही लिया है। तो मुझे लगता है कि ये एशियान का बेनिफिट, और जो मोदी जी काफी फोकस्ड है पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट पे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जबरदस्त करेगा। और ये पहली बार बहुत दिनों बाद जबरदस्त कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर निकला है। और सीमेंट स्टॉक्स में मंगलम, श्री सीमेंट, तो एफएनओ में लास्ट वीक बोल के गया था, स्टार सीमेंट की बात हो गई, डेक्कन सीमेंट, ओरिएंट, आप देखिए उदयपुर सीमेंट, रैमको सीमेंट जबरदस्त लग रहा है, जेके लक्ष्मी जबरदस्त लग रहा है, जेके लक्ष्मी जो आपके शहर से, आपके पीहर से अनिल जी, जेके लक्ष्मी, तो ऐसे सारे पीहर वाले स्टॉक्स आज आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से जबरदस्त लगता है। और क्वेस्ट कॉर्प का यस, मैं इस पे और एनालिसिस करूंगा। मैंने इनफैक्ट जब ऑलसेट टेक्नोलॉजीज दिया था तो मैंने क्वेस्ट कॉर्प को लेकर ही दिया था, और अब ये जो वैल्यूएशन जो सेठी साहब ने कहा है, तो सर्टेनली उन्होंने कहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो पूरा समझेंगे। बट यस, लुक्स लाइक की आर्बिट्राज है बहुत बढ़िया, और मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज का जो मर्जर, और दोनों गजब की कंपनी है क्वेस्ट कॉर्प, तो सर्टेनली, तो लेट्स सी। ओके, वैसे सवाल तो मेरा क्वेस्ट कॉर्प पे था, सीमेंट वाला तो आपने एक्स्ट्रा बोल दिया। अभी मतलब आज आशु सर बाल बाल बचे एक्चुअली, मालूम कैसे? रिकॉर्ड टूटने ही वाला था उनका। वो तो जैन साहब को पता नहीं, अचानक से ऊपर से कोई आवाज आई कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आशु सर का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो बच गए थे। तो नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उनका रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन क्या आशु जी वहां मानते नहीं ना। फिर वो नया रिकॉर्ड बनाते फिर, और नया रिकॉर्ड बड़े मार्जिन से बनाते हैं कि जो आसपास कोई पहुंच ना पाए। तो सोचो, सुमी जी की शक्ल देखो, सुमी जी सोच सोच के घबरा रहे हैं, चांस ही नहीं मिलता कि वो सुमी जी सोच रहे हो क्या, अगर ऐसा कभी रिकॉर्ड बने बुधवार के दिन दोपहर में बने तो बहुत अच्छा हो। बोले खाली एक वही शो है बुधवार के दोपहर वाला शो जिसमें मैं नहीं होता। है ना सुमी जी? एकदम एकदम सही पकड़ा आपने। चलिए आइए, 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का टाइम हो गया है, 2:45 बजे बिगुल बजवा दीजिए। बिल्कुल, बिगुल भी तैयार है। एकदम सपाट है अनिल जी, 5 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 2 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार ठीक ठाक है, जर्मनी सपाट है, यूके और फ्रांस में आपको थोड़ी बढ़त दिख रही है। आज ईसीबी की पॉलिसी पर नजर है। कच्चा तेल $88 के पास है, कोई बदलाव वहां पर नहीं हो रहा है। रुपया भी हमें थ्रू द डे स्टेबल ही दिखा है सर, तो बाजार तो अच्छे मूड में है। आप बताएं क्या करना है हमें? दीप, तेजी करनी है और क्या करना है? हाँ, अगर तेजी करके चल रहे हैं, अगर आज डाउ जैसा हमारे सोचना है कि 500-600 पॉइंट की जगह है डाउ में थोड़ी ऊपर नीचे होकर जाने की, अगर वैसा हो जाए तो ठीक है, कल ऊपर खुल जाएंगे, नहीं तो नीचे खुल के खरीद लेंगे। तो हाँ, 17,760 के ऊपर बंद होने की तैयारी तो दिख रही है। बचे हुए समय के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है बता दूं, आज एक्सपायरी का दिन भी है 17,700, इसके नीचे आज बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17,700 के पुट पर 1,07,00,000 शेयर हैं और 17,700 के कॉल्स पर 72 लाख शेयर। तो अगर आप 17,700 के आसपास अगर वापस आते हैं, जो कि संभावना कम है, तब भी आप 17,700 के नीचे बंद नहीं होंगे। ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए, यानी कि आपकी रिस्क 75-80 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। 17,800 के ऊपर आप टिक गए 3 बजे के पहले, तो 17,850 तक की यात्रा आज कर सकते हैं। 850, हाँ, ओके। 800 के ऊपर बंद हुए, कल के लिए लॉन्ग करके जाइए, इस कंडीशन पर कि नीचे खुलेगा तो और लेंगे, जितना ज़्यादा नीचे खुलेगा तो उतना ज़्यादा लेंगे। और अगर 17,760 के ऊपर बंद हो तो भी हल्का फुल्का ऐड कर सकते हैं, और 17,700 के ऊपर बंद होते हैं आज, तो जो पोजीशन है तेजी की उसे बरकरार रखिए। शॉर्ट पोजीशन 17,760 के ऊपर बंद होने पर काट लीजिए। तो क्लोजिंग पे 3:20 पे आप एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा, व्यू पॉजिटिव और खरीदारी की तरफ है। अब आइए हमारा फेवरेट बैंक निफ्टी। वाह, आज तो और कुछ भी बोलते हैं मांगते तो मिल जाता है, ऐसा दिन था एक, है ना।
सॉरी 40,000 261 का हाई बना है स्पॉट लेवल पे, लगभग वहीं पर चल रहा है, डे हाई पर चल रहा है। 800 पॉइंट ड्राइवर सीट पर, सॉरी गलती होगी, पायलट सीट पर है बैंक निफ्टी आज, है ना। सो बैंक निफ्टी में भी रुझान तेजी का बरकरार है। आप अपनी पोजीशन है उसे ट्रेल करते चलिए। 40,325 लगभग 300-325 के आसपास आप डे ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वहां कर लीजिए। 500 आए तो और कर लीजिए। नीचे में 40,050-75 के आसपास आए तो फिर से ऐड करिए, ठीक है। अभी आप अपने स्टॉप को ट्रेल करते चलिए। बैंक निफ्टी क्या इंपॉर्टेंट है, 40,070 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है पुट में, तो 40,000 के नीचे की तो आपको क्लोजिंग मिलेगी नहीं। पिछली बेस्ट क्लोजिंग मिली थी दीप आपको 39,805 की, वहां से आप कम से कम भी 400 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर बंद होने को तैयार है। सो 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग क्लियर कट ब्रेकआउट दे रही है आपको, ठीक है। 40,200 के ऊपर अगर 3 बजे तक टिके रहते हैं, जो कि दिख रहा है, आप सोचो 40,200 के ऊपर टिकने का मतलब बताऊं आपको जी, 50, 100, 150, करीबन 1,80 लाख शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट है, जो अटक जाएंगे अब आज ही के 40,200 तक, और आप ऑलरेडी 40,250। तो मेरा ये स्ट्रांगली मानना 40,325 तो दिख ही रहा है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग और बढ़ा के गलती से अगर 40,500 कर दे तो बड़ी बात नहीं। और ये आज का जो काम है वो पूरा शॉर्ट कवरिंग का है, इसमें खतरनाक शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है। इसलिए हम सुबह बोल रहे थे लेने का मन ना हो तो मत लीजिए, बेचिए मत, शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट करने का मार्केट है। सो आई थिंक दोनों ही इंडेक्स और मजबूत होने को तैयार है, यहाँ से भी थोड़ा और ऊपर जाने को तैयार है। आपके चौथे टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं, 3 तो हो गए इसमें हिट। यस, 325 लास्ट है, आएगा, वो भी आना चाहिए, आना तो चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मूव आ रही है बैंक निफ्टी में, और एक्शन पर रखिए आप नजर, मूव आ रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 584 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 5 दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है, और 200 DMA लेवल ये जस्ट ब्रेक कर रहा है। यानी अगर ये 200 DMA लेवल के ऊपर आता है तो आने वाले कुछ दिनों के लिए HDFC लाइफ में यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 575 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे CMP पे खरीदारी करना है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 595 रुपए का पहला टारगेट, 600 रुपए का दूसरा टारगेट। HDFC लाइफ में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 590 वाला कॉल अभी 13 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट HDFC लाइफ के 590 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स में 595 से 600 रुपए तक के टारगेट होंगे। 575 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 2-3 दिन का व्यू रखें। है आपके लिए HDFC लाइफ में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती थी कि सुमित जी का लगाव ज्यादा है HDFC ग्रुप के स्टॉक से, थोड़े थोड़े दिनों में इनके रडार पे आते रहते हैं, कहीं कहीं कॉल्स निकलती रहती है। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब एवर बुलिश वसीम साहब से मुलाकात करने का। वसीम साहब, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून सर। आ ही जाते हैं, आज इतनी हरियाली का दिन है, मजा आ जाता है स्टूडियो में होते तो आप। हाँ ठीक है अनिल जी, देखिए अब क्या करूं, अगले थर्सडे आ रहा हूं तो पक्का हो गया आपके साथ, और उससे पहले हो जाए 18 या उसके बाद 18 की जगह 19 भी हो जाए तो क्या पता। क्या बात, शेयर बाजार में तो सर माल है तो कमाल है अनिल जी। 15,500 पे भी आपको मौका था, अब आपकी बाय रिपोर्ट और ये और वो जो भी है। जब सर अनिल जी सिंपल है, एरिथमेटिक है, अगर मेरे पे शेयर होंगे तभी मैं कमाऊंगा ना, अगर मेरे पे जमीन होगी तभी मैं उसका लाभ उठाऊंगा, या मैं हवा में किले बनाते रहूंगा। टिकट के पोस्टर देखो, पिक्चर का मजा लेना है तो टिकट खरीदो, अंदर आओ। और बाय द वे पिक्चरें तो बिक नहीं रही, सिर्फ शेयर बाजार चल रहा है। मेरे को, मैं छोटे शहरों में जाता हूँ, कहते हैं सर इतना आपको नहीं, हम अनिल जी और आपको देखते हैं, तो बाकी पिक्चरों में तो वही रोना बीत रहा है। यहाँ तो पैसे बन रहे हैं अनिल जी, दोनों हाथ से। बिल्कुल सर, बढ़िया है, और आप बनाने में जी और भगवान की मेहर रही तो अनिल जी ये चलते रहेगा, बिकॉज इंडिया इज नाउ एट द कस्प ऑफ अ लेवल वेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम इज जस्ट अ बज़वर्ड। तो ऑन अ लाइटर नोट मैंने आपसे कहा नेक्स्ट वीक की तैयारी कर लीजिए, 18,000 या जो भी इनको चाहिए वो मिल जाएगा, 42,000 बैंक निफ्टी भी हो जाएगा, फिर देखेंगे मंदी वाले कहाँ हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी विल गो टू न्यू हाइज, और वो आपको दिख रहा है
देखिए अपडेट दूं, 37 रुपए पे खड़े होकर आपको कहा था पीएनबी ले लेना, 40 से कम नहीं बेचना, 38 रुपए 70 पैसे हो गया अनिल जी। अब 6% आपको स्प्रेड मिल रहा है, तो क्या करें। और आपको अपडेट दे दूं, आईएक्स, आइडिया, आईओसी तीनों आउट परफॉर्म है। आईओसी का भाव देखिए, आइडिया का और आईएक्स तीनों ने। उसके अलावा अल्ट्राटेक देखिए क्या मूव मिली है, 6525 वाला 69.5 और पीएनबी। अब आपके लिए 3 पिक्स है। हाँ, एस्कॉर्ट्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ, प्लीज मेक दैट योर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। ये 2500 रुपए जाएगा। कुबोटा इज गोइंग टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेन मार्केट शेयर एंड दे हैव द कैपिटल बिहाइंड। अब 3 पिक्स है आपके लिए अनिल जी, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। ओके सर, बताएं। तो देखिए सबसे अच्छी स्पेस में है पावर लेंडर्स में, पहले भी कह चुका हूँ, आरईसी की री रेटिंग हो गई, बोनस आ गया। और अब पीएफसी में अब कोई दो राय नहीं कि ये 140 जाएगा। पीएफसी एज अ 8% डिविडेंड यील्ड इवन एट दिस प्राइस। 16.5-17 में लीजिए, 113 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट। दूसरा, फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर, 2 व्हीलर्स में ह्यूमंगस डिमांड और सबसे बड़ा प्लेयर है एल&टी फाइनेंस। 80 रुपए में लीजिए, 78 का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट। और तीसरा अनिल जी, इंडेक्स 18,000 जा रहा है तो मेरा फेवरेट शेयर कैसे नहीं जाएगा 19,000। बॉश लीजिए अब 17,300 पे, स्टॉप लॉस ऑफ 16,850, टारगेट ऑफ 18,200 एंड देन 18,500। ओके, तो 3 बेहतरीन पिक्स और उसमें से ऑल टाइम फेवरेट बॉश फिर से आता हुआ लिस्ट में। और आज थोड़े कम चर्चित स्टॉक भी आए बसिन साहब के रडार पे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एल&टी फाइनेंस, 2 ये कंपनियां, और बॉश खरीदे फिर से 18,200 18,500 के टारगेट के लिए यहाँ पर बसिन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डे हाई पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं, 17,785 ये लेवल है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी 40,250 का। नहीं रुकेगा, नहीं ठेकेगा, आज तो नहीं रुकेगा दीप, आज तो नहीं रुकेगा। तीसरे टारगेट की तरफ भाई सब डेटा देखो ना आप, ये कागज देखो, इसको पढ़ो तो समझ में आए कि क्या गजब के डेटा है, और ये सुबह से दिख रहे हैं। चलिए आइए, आज आपके लिए कुछ विशेष और स्पेशल होने वाला है। सिद्धार्थ सेडानी साहब थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, स्पेशल पिक देंगे। सेठी साहब भी इस बहती हुई गंगा में एक डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, बल्कि मैं भी एक स्पेशल पिक एफएनओ की दूंगा, वो भी आ रहे हैं। उससे पहले श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुकी शामिल। श्रीकांत जी, आपको भी पिक देनी है या मैं अपनी तरफ से सवाल पूछूं? मुझे भी पिक देनी है, बिल्कुल देनी है। बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए जी सर, बिल्कुल तैयार जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएं। अनिल जी, इतने बेहतरीन पिक आ रहे थे सबके पास से, तो फिर मैंने बोला अभी मेरे पास और क्या, अभी मैं वही थोड़ा सा खोज रहा था। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी, ये लॉजिस्टिक जो सेक्टर है वहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी, और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी ये जो स्टॉक्स है इनमें काफ़ी अच्छी तेजी हमें और देखने मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे भी ऐसा लग रहा है कि वो लोग काफ़ी चल चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी वो मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 70% की तेजी दिखा सकते हैं। अगर इसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर किसी एक स्टॉक को चुनना है तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में भी एजिस लॉजिस्टिक को लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, 300 के करीब था ये स्टॉक, 280 के करीब आ चुका है। और यहाँ से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो 270 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और टारगेट्स रखूंगा मैं वापस 300 और 310 के। लॉजिस्टिक है जिसको हिमांशु जी हमें कंफ्यूज करते हैं एजिस केमिकल बोल के। हाँ, हिमांशु जी वही वाला है ना? वही वाला है जी। अच्छा, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें कंफ्यूज करते हैं। एक्सेप्ट किया ना आपने भी? अनिल जी, सॉफ्टवेयर में एजिस केमिकल के नाम से आता है। ओके, एजिस लॉजिस्टिक, इसका नाम पहले एजिस केमिकल हुआ करता था। ये है वो बेहतरीन स्टॉक जो हिमांशु जी के भी रडार पर हमेशा से रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती है। आइए, सिद्धार्थ सेडानी साहब आपको विशेष अपीयरेंस देने के लिए तैयार है, एक विशेष जगह से भी। जगह भी विशेष है, अपीयरेंस भी विशेष है। फोन है फ्रेंड, लाइफलाइन यूज करते हुए बिगुल। सिद्धार्थ जी स्वागत है, बताएं सर कहां पाए जाते हैं अभी इस वक्त? धन्यवाद अनिल जी, आपने मौका दिया ये लाइफलाइन यूज करने का जी। और आज ऐसी जगह से कॉल दे रहे हैं, और ये जगह है त्रिवेणी संगम वाला शहर इलाहाबाद। अरे वाह। मार्केट ने अपने पाप धो लिए, अब तेजी में आ गया है, इसीलिए तो इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में हूँ। क्या बात है, वंडरफुल। चलिए, इलाहाबाद में होते हुए भी पूरा फोक। सिद्धार्थ जी आप गजब के आदमी है, कमाल ही करते। फोन लगाते ही 17,800 हो गया। वाह, क्या बात है, बधाई।
17,800 आपसे बात करते करते डे हाई पर। बताएं सर क्या पसंद आया है आपको? अनिल जी, ये स्पेशल कॉल जो त्रिवेणी संगम वाले शेयर से जो दे रहे हैं वो है बैंकिंग स्टॉक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यहाँ से बहुत मजबूत हो सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट जो एक्सिस बैंक का आपको रखना है वो 810 का रखना है, और थोड़ा अगर लंबा समय के लिए रख ले एक्सिस बैंक को तो 860 का भी टारगेट आ सकता है एक्सिस बैंक का। सबसे बड़ी चीज, लोन ग्रोथ बहुत दमदार ग्रो हो रही है, 14% YOY देखा गया। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि मार्जिन 3.7 से 3.8% हो सकता है आने वाले 8 से 10 क्वार्टर के लिए। तो रिटेल बुक बहुत स्ट्रांग है, एक्सिस बैंक का 25% से ग्रो हो रहा है YOY। एक्सिस बैंक जो बैंकिंग में बैंक निफ्टी जैसे आप बोल रहे हैं अभी आगे नहीं है, पायलट है, वैसे ही एक्सिस बैंक भी पायलट की भूमिका निभाएगा। यहाँ से तेजी हो सकती है। 810 का शॉर्ट टर्म टारगेट और लंबे समय का टारगेट 860 का। एक्सिस बैंक के वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए 810 का छोटा टारगेट, 860 का। कुछ दिन गुजारेंगे वहां सिद्धार्थ जी या जल्दी लौट आएंगे? नहीं, जल्दी लौट आएंगे अनिल जी, मिस कर रहा हूँ जी बिजनेस को। अरे बहुत वेलकम, आइए, हम भी आपको मिस कर रहे हैं। स्पेशल जब इस तरह की तेजी का माहौल हो, हम सिद्धार्थ जी को दो ही वक्त मिस करते हैं। एक जब इस तरह की तेजी का माहौल हो, सिद्धार्थ जी की बहुत सारी पिक निकल कर आती है, और दूसरा जब बहुत मंदी का माहौल हो तब भी हम मिस करते हैं, क्योंकि वही अकेले जोश दिलाने का काम करते हैं। डरिए मत, घबराइए, लेने का टाइम है, लेने का टाइम है। ये तो हम दोनों टाइम मिस करते हैं। बाकी तीसरी टीम तो कोई ऐसा होती नहीं है मार्केट में जब हम मिस, तो इसलिए आप समझ ही गए होंगे सिद्धार्थ जी, हम हर वक्त आपको मिस करते हैं। आइए, अब सेठी साहब हमें मिस कर रहे थे। अच्छा, अभी तो गए थे? अभी तो गए थे, अभी वापस आ गए। तो आइए, सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है, और एक बेहतरीन बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। जी सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, वापस से गुड आफ्टरनून। अनिल जी, एक F&O वाला स्टॉक अभी रडार पे आया है। एक मिनट सेठी साहब, एक आप भी विदेशों में पढ़े हुए हैं ना वैसे? हाँ अनिल जी। और कौन पढ़े हुए? कुणाल जी एक मिनट जरा बताओ, कौन कौन पढ़े हुए विदेशों में? एक बार रुको, उसमें मेरा एक बेसिक क्वेश्चन आया गुड आफ्टरनून से, वापस से गुड आफ्टरनून पे। बताओ भाई, कौन कौन पढ़ा है? कुणाल जी आप पढ़े हैं विदेशों में? बंसल जी आप तो छड़, आपको मैं पूछूंगा भी नहीं, चिंता मत, नर्वस मत होइए। बंसल जी हमारे नर्वस होने लगे इसलिए। हाँ, और कोई? अभी कोई पढ़ा भी होगा तो बोलेगा नहीं क्योंकि मेरा खौफ काफी है। हाँ, इस बात का। कुणाल जी, अगर इंग्लिश में गुड से कोई और अच्छा है तो वो बेटर होता है? हाँ कि ना? हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब अगर 2:30 बजे उन्होंने गुड आफ्टरनून कर दिया, तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या अभी बेटर आफ्टरनून नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं अनिल जी, गुड आफ्टरनून कर दिया। अनिल जी मैं समझा नहीं, एक बार फिर से सवाल कीजिए अनिल जी। अभी अपने सेठी साहब 2:30 बजे आके गए थे, ठीक है? सेठी साहब ने 2:30 बजे गुड आफ्टरनून किया, फिर अभी बोल रहे हैं फिर से गुड आफ्टरनून। तो क्या फिर से गुड आफ्टरनून की जगह बेटर आफ्टरनून नहीं होना चाहिए? ओहो, हाँ, लॉजिक से। नहीं अनिल जी, बेटर तो केवल बेटर हाफ होता है अनिल जी। अनिल जी, बेटर तो केवल बेटर हाफ होता है अनिल जी। ओके, बाकी सब गुड ही है। बाकी सब गुड ही रहता है। ओके सेठ साहब, आज आप बच गए कुणाल जी की वजह से। जी सर, बताएं अपनी पिक। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरी चलेगा। हाँ, कुछ तो गुड से ज्यादा होना चाहिए ना। वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है सर। पहले तो F&O वाला स्टॉक जिक्र करने के पहले एक और स्टॉक का जिक्र करूंगा जो हाल ही में मैंने कन्विक्शन वाला आइडिया था, एंजल वन को रिकमेंड किया था, 30 अगस्त को किया था एज अ विघ्नहर्ता शेयर। जो विघ्नहर्ता शेयर करके एक स्पेशल प्रोग्राम था, उस पे 1315 पे रिकमेंड किया लॉन्ग टर्म पिक 1750 के भाव के लिए, और फिर 5 सितंबर को SPL मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे 1360 पे रिकमेंड किया था। आज भाव देखिए 1570-80 रुपए के भाव हो गए एंजल वन के। बहुत ही जबरदस्त तेजी हुई है पिछले 5-7 दिनों में इसमें। बाकी अनिल जी, जो आज का F&O का स्टॉक है, स्टॉक का नाम सुनेंगे आपको भी पसंद आएगा। स्टॉक है GNFC, एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो कि भारत की एक लीडिंग 745 का अभी लेवल है इसका सितंबर फ्यूचर्स का। भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है TDI की, जिसका इसमें 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, मतलब नियर मोनोपोली है, बाकी का इंपोर्ट होता होगा। बाकी इंटरनेशनल प्राइजेस इसके बड़े हैं। यूरोप में गैस शॉर्टेज की वजह से काफी सारे प्लांट्स बंद हुए, जिसका फायदा सभी फर्टिलाइजर कंपनीज को हो रहा है। और आज इस कंपनी ने वापिस से हाल ही में प्राइस हाइक करे, बट आज भी 5,000 रुपया पर टन की प्राइस हाइक ली है TDI के प्राइजेस में, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आना है। और स्टॉक पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। और फिर इन्होंने FMCG प्रोडक्ट्स में भी फोरे किया हुआ है, नीम बेस्ड इनके FMCG प्रोडक्ट्स आते हैं,
जबरदस्त बैलेंस शीट, नेग्लिजिबल डेट है, अच्छी डिविडेंड यील्ड, अच्छे रिटर्न रेशियोज। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 770 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 740 रुपए का। ओके, तो पहले तो आप मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर ले। अभी चंबल फर्टिलाइजर सुमित जी ने दिया, तो सुमित जी को भी मैं धन्यवाद देना भूल गया। हालांकि वो ऑब्जेक्शन नहीं ले पाए क्योंकि तब तक मैं दूसरी तरफ चला गया था। तो सुमित जी को भी धन्यवाद, सेठी साहब को भी धन्यवाद। जीएनएफसी तो हमारा शायद गुरुवार अभी 2 दिन पहले हमारा बायकॉल था भी उस पर। तो बाय द वे रेमको सीमेंट भी हमारा 795 के टारगेट के नज़दीक पहुंचा है। 790 तो हमने देखा, सर हाँ 790 के आसपास पहुंचा है। और जीएनएफसी ये भी टारगेट तक पहुंचता हुआ दिखा है आपके लिए। तो सेठी साहब की तरफ से ये बेहतरीन पिक आपके लिए जीएनएफसी में खरीदारी करने की राय 770 के टारगेट के लिए। आइए जल्दी से एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु, और उसके बाद आपके लिए आ रही एक और बेहतरीन रिसर्च। बताएं सर। अनिल जी, ये बेसिकली मेरी तरफ से एक स्पेशल कॉल है। अनिल जी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और ऑप्शन के जरिए मैं ट्रेड दूंगा। अनिल जी, खरीदनी है बजाज फाइनेंस में 7300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहाँ पर, जिसमें करंट लेवल्स है लगभग 240 रुपए के आसपास के। 230-240 के लेवल पर यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी। 3 टारगेट्स, 290 रुपए का पहला टारगेट, 320 रुपए का दूसरा टारगेट और 360 रुपए का तीसरा टारगेट। बजाज फाइनेंस में 7300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, बजाज फाइनेंस में हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और आज के सेशन में यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक मिनिमम टारगेट 7400 का है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही हाइस पर है। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस यहां पर फिन निफ्टी को लीड करता हुआ नजर आ सकता है और ये ऑप्शन 350 रुपए तक के टारगेट दिखाते हुए नजर आ सकती है। ये है राय आपके लिए। बजाज फाइनेंस में 7300 का कॉल ऑप्शन खरीदे 240 रुपए के आसपास और यहाँ पर 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 290 और 320 के टारगेट के लिए, और 360 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉनकोर ये स्टॉक है सुर्खियों में, और सुर्खियों में कई वजह से। कल इस स्टॉक में बड़ा उछाल दिखा 12-13% का, उसके बाद 8% मजबूत बंद हुआ। आज सुबह से सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और जो कुछ खबरें आ रही हैं वो समझना जरूरी है। क्या वाकई में लीज लैंड रेंटल जो कम किए गए उसका फायदा कॉनकोर को मिलेगा? क्या डाइवेस्टमेंट आसान होगा? ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या है कॉनकोर को लेकर खबरें और पूरा एनालिसिस? डेफिनेटली अनिल जी, इसको समझने में बहुत समय लगा दरअसल, और ये जो लैंड लीज पॉलिसी आई है पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इससे कॉनकोर का कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल अगर आप देखेंगे, ना फायदा ना नुकसान। अब लॉन्ग टर्म में हो सकता है नुकसान जरूर हो जाए, फायदा तो पक्का नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो क्यों कल तो फिर सब लोग ये समझ रहे थे कि बड़े फायदे की बात है और ये तो जो पॉलिसी आई इससे तो बड़ा काम हो जाएगा। अनिल जी, वो हुआ ये था ना कि शुरुआत में 2-3 फ्लैश आए थे, उससे ज्यादा कुछ आया नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आया वो दोपहर को 4 बजे के बाद आया। तो कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट के अगर फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे और कॉनकोर एक्चुअली करता क्या है और आगे क्या हो सकता है ये जानेंगे तो समझ में आएगा कि कॉनकोर को इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। और क्योंकि जब ये खबर आई उसके बाद लोग मानने लगे थे कि अब तो प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगा। इनफैक्ट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ने कहा है कि इस पॉलिसी का कॉनकोर से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने खुद ये कहा है। अब ये क्यों कहा है और पूरा हमने जब खंगाल के देखा कि क्या क्या है तो इसमें समझ में आया। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो 5 साल की बात की जा रही थी कि 5 साल से बढ़ा के 35 साल के लिए कर दिया है लैंड लीज की अवधि, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए किया गया है। सरकारी कंपनियों के लिए पहले से ये 30 साल के लिए था। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन ये था कि 5 साल से बढ़ा के 35 साल किया है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज के लिए, सरकारी कंपनियों के पास पहले से 30 साल के लिए था। तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन तो ये। तो मतलब इसको कोई फर्क पड़ना ही नहीं, कुछ नहीं होना, क्या फर्क पड़ना है? 5 साल इनका बढ़ गया, पहले से 30 साल तो था ही इनके पास, तो इससे इनको कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि नई लैंड लीज पॉलिसी है उसमें अगर कॉनकोर चला जाएगा तो 1.5% के आसपास इनके पास इनको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये नई पॉलिसी में जाते हैं तो इनके लिए काफ़ी सारे घाटे भी है। देखिए, अभी ऐसा होता है ना कि कॉनकोर की जो टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स कॉनकोर खुद के लिए इस्तेमाल करता है, जो भी कार्गो की ढुलाई करना है उसके लिए इस्तेमाल करता है। अगर ये नई पॉलिसी की तरफ जाते हैं, यानी कि जो गति शक्ति मिशन है उसके तहत ये पहुंच जाएंगे। अगर उसमें ये जाते हैं तो जो टर्मिनल्स इनके पास है
उसका इन्हें कॉमन यूज करना पड़ेगा। उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि आपको कॉमन यूज करना पड़ेगा। अब कॉमन यूज करना पड़ेगा का मतलब ये है कि सिर्फ कॉनकॉर नहीं बल्कि जो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी आके उस टर्मिनल का यूज कर सकते हैं। नो डाउट उनको कॉनकॉर को जो फीस देनी पड़ेगी वो तो उनको देनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर नई पॉलिसी में कॉनकॉर चला जाता है तो। यानी कि कॉनकॉर को इससे कोई फायदा होना नहीं है और उसमें भी एग्रीमेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका खाली पड़ा है टर्मिनल तो ही आप दोगे, आपका पास अगर भरा पड़ा है टर्मिनल आपके कार्गो, लेकिन अगर किसी और को जरूरत है तो भी आपको देना पड़ेगा। उसमें टर्म्स ऐसे हैं जो गति शक्ति की आप पॉलिसी पूरी पढ़ोगे तो यानी कि अगर नई पॉलिसी में गए तो इनके लिए वो हिट तो सबसे बड़ा होगा। दूसरा, नई पॉलिसी में आगे जाते तो आपको फिर से बिडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, आप अपने टर्मिनल अपने पास रख नहीं सकते हो। ये टर्मिनल आपने 30 साल के लिए लिए, सोचिए, तो आपको फिर से बिडिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है प्राइवेट प्लेयर्स एग्रेसिव बिड करेंगे। करेक्ट। यानी कि आप फीस कितनी देते हो? लाइसेंस फीस 500 करोड़ के आसपास सालाना देते हैं। अगर फिर से बिड किया तो उससे ज्यादा तो इनको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बिडिंग होती है ना अनिल जी, वो लैंड के ऊपर बिडिंग नहीं होती है। जमीन पे कोई बिड नहीं करता है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे बिडिंग होती है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। तो उसमें होता बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एक लैंड है उस पे एक टर्मिनल बनाया हुआ है तो उस टर्मिनल के लिए आप बिड करते हो तो उसमें किस तरह का रेवेन्यू शेयरिंग आप देने वाले हो उस पे बिड होती है। और उसके बाद उससे अटैच जो लैंड है उसके ऊपर एक लैंड लाइसेंस फीस लगाई जाती है और उस लैंड की भी एक सर्कल वैल्यू होती है। उस वैल्यू के ऊपर आपने वो जो 1.5% है वो देना है। तो जाहिर सी बात है टर्मिनल के लिए अगर आप बिड करने गए तो वो एग्रेसिव बिडिंग होगी और रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो आपको ज्यादा भी करनी पड़ सकती है रेलवे के साथ। इसके लिए कॉनकॉर ये तो करेगा नहीं क्योंकि इनके पास तो 30 साल के आसपास का लाइसेंस है, तो वो गलती करेंगे नहीं। अगला जो बहुत मेहनत की लगता है। अरे अनिल जी सुबह से यही अच्छा इसी में लगे हुए। हाँ। तीसरा, जो लैंड की लाइसेंस फीस है उसमें भी जो लाइसेंस फीस 1.5% के आसपास है वो तो फिक्स है ना। अब इसमें हर साल जो वैल्यू है लैंड की उसमें 6% की वृद्धि होने वाली, यानी कि स्टार्टिंग में लैंड की आपकी कीमत 100 करोड़ है तो अगले साल 106 करोड़ हो जाएगी। वो कंपाउंडिंग होती रहेगी। अगर इनने नहीं किया नए में शिफ्ट तो भी इनको नुकसान है। अच्छा, क्योंकि इनको देना है 6% पुराने में और नए में है 1.5%। तो आप सोच लीजिए 100 करोड़ ये तो कॉनकॉर के लिए उल्टा नेगेटिव है। दोनों तरफ से अनिल जी नेगेटिव है एक्चुअली। एक्चुअली इसमें आप खंगाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों तरफ से नेगेटिव है। अगर इनफैक्ट ये पुराने मॉडल पे चलते हैं तो इनकी फेस वैल्यू में अगले साल काफी गिरावट आ सकती है। गवर्नमेंट को डाइवेस्टमेंट करना है कि नहीं करना? मतलब वो सरकार नहीं, इन्होंने तो रेल मंत्री ने खुद ने कहा ना कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम है ही नहीं। हाँ, आज जो रेल मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और मैं एक्चुअली है ना ये धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव साहब को। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इसका कॉनकॉर के डाइवेस्टमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। और इनफैक्ट उनको धन्यवाद देने के साथ साथ एक कंप्लेन भी है मेरी और वो है कॉनकॉर के मैनेजमेंट। हम लगातार कल से आज से कॉनकॉर के मैनेजमेंट को ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर। आप सोचो वरुण दुबे जैसा आदमी सुबह से लगा हुआ है सवालों के जवाब देने के लिए, 10 जगह रिसर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है। 2-3 बार तो आपने फोन भी कर दिया कंपनी को। बहुत बार क्या नहीं जी, कॉपकॉम से लगातार पूछ रहे कि भाई बता दो, मेल किया है कि आप इसका रिप्लाई कर दो, कोई रिप्लाई भाई क्लैरिटी दे दो क्या है क्या नहीं, पता तो चले। क्योंकि 10-10%, 12%, 15% आपका स्टॉक सिर्फ इस खबर में भाग रहा है कि डाइवेस्टमेंट हो रहा है, ये बड़ा डेवलपमेंट हो गया, बड़ा डेवलप, और सब लोग यही समझ रहे हैं। सारे न्यूज चैनल, सारे पेपर, सबने कल यही समझा कि इसके लिए हुआ है। आज जब अश्विनी वैष्णव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तो हमने सोचा कि इसमें अंदर घुस के रिसर्च करनी चाहिए। जब रिसर्च की तो समझ में आया कि ये तो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, उल्टा जो पॉलिसी आई है वो कॉनकॉर के लिए नेगेटिव है। लेकिन मैनेजमेंट बताने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आई थिंक एक्सचेंजेस को ये करना चाहिए कि एक सफाई मांगे। कई बार हम जो खबरें चलाते करते तो एक्सचेंजेस सफाई मांगते हैं मैनेजमेंट से कि बताओ इस खबर में सच्चाई है नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट है। मैं बीएससी एनएससी से रिक्वेस्ट करता हूँ कॉनकॉर के मैनेजमेंट को कहे, जरूरी नहीं कि आप हमें आके बताओ, किसी और चैनल को बताओ, मत बताओ, आप एक्सचेंजेस को बताओ। सारे इन्वेस्टर्स को, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर इस पॉलिसी से फायदा नुकसान जो भी है नहीं है, और अगर स्टॉक 15-15% कॉनकॉर साल भर में नहीं घटता बढ़ता, अगर एक दिन में होता है तो ये बताने की जरूरत है। और अगर कोई कंपनी ना बताए, सरकारी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं बताएंगे, बताना तो पड़ेगा ही आपको। तो अगर ना बताए तो एक्सचेंजेस को भेजें इन्फॉर्मेशन कि भाई जो पॉलिसी में बदलाव आए वो हमें क्या फर्क करते हैं नहीं करते हैं, ये एक्सचेंजेस को मांगना चाहिए। एंड आई एम श्योर बीएससी एनएससी मांगेंगे उनसे और उनका जवाब मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, सारे कॉनकॉर के जितने इन्वेस्टर वो इस चीज को समझे। आपको कॉनकॉर पसंद आता है, ग्रोथ स्टोरी है, वो सब अपनी जगह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल
2 दिन 3 दिन जो भी हो, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस वजह से खरीद रहे बेच रहे हैं और इस पॉलिसी का क्या मतलब है कंपनी के लिए, वो आकर क्लैरिफिकेशन देने की कॉनकोर को जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है फिर है ना, ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है। एग्जैक्टली। अब आप सोचो इस खबर पे ये पॉलिसी बदली है और हर आदमी को पता है पॉलिसी इसीलिए बदल रही है क्योंकि कॉनकोर का डाइवेस्टमेंट करना है। बिल्कुल। अब ऐसे तो फिर आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये तो वैसे भी ऐसा देखा जाए तो दीपम को भी देखना चाहिए, ये तो मतलब आप अगर डाइवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये तो उल्टा आप पीछे जा रहे हैं डाइवेस्टमेंट से। अब पहले ही एक भी डाइवेस्टमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है बिल्कुल, ऐसे देखा जाए तो ढंग से। बीपीसीएल कब से पड़ा हुआ है, इस तरह की पॉलिसी में कैसे डाइवेस्टमेंट होगा, ये तो समझ के बाहर ही जा रहा है सर। इनफैक्ट क्लैरिटी अभी थोड़ी मिल रही है, बट अभी भी इसमें थोड़ी क्लैरिटी बाकी है। कुछ और भी सवाल थे जो वरुण ने रेज करे इनके साथ, जिस पर अभी तक मैनेजमेंट से कोई जवाब नहीं आया। अनिल जी, कॉनकोर की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया। ये जो रिसर्च की है ये कॉनकोर ने इसमें एक भी आंसर नहीं दिया। ये तो कहीं कहीं से मैंने ढूंढ के निकाली है, कुछ काफी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उसके बाद ही समझ में आया। बहुत ही मतलब सैड सिचुएशन है जो कह सकते। जैन साहब आपकी विशेष टिप्पणी जरा इस पर पूरा। देखिए, बहुत जबरदस्त रिसर्च की है और वरुण जी को तो मैं जानता हूं, ये रिसर्च किस तरीके से करते हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, माहिर है और पूरा घुस जाते हैं इकोसिस्टम से, पूरी कोशिश करते हैं निकालने की भी, सब कुछ समझने की। एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एंड देखिए, ये मैं भी पढ़ रहा था, सुन रहा था, मैं आज सुबह भी सुना, अभी भी सुन रहा हूँ। कंफ्यूजन तो है, बट इसमें एक चीज जरूर है कि मतलब सरकार को जो गति शक्ति, जो मास्टर प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ स्टेप्स लेना है, शायद उसके तरफ ये कोई स्टेप लिया। बट ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इन्हीं को ही मतलब कॉनकोर को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने वाली और कुछ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो फर्क थी उनको मैचअप करने की कोशिश की गई है। और बाकी जो कैगर जो 6% की लगाई है, जमीनों की रेट आप इकोनॉमी के इन्फ्लेशन के साथ नहीं डाल सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से 10-10 साल तक जमीनों की रेट नहीं बढ़ती है, और बढ़ती है तो एक साथ 50% भी बढ़ती है कोई साल में। तो ऐसे हर साल 6% लगाएंगे तो बहुत कंपाउंडिंग है, 1.5% उस पर लगाया है। सो लेट्स सी, इट्स अ कंफ्यूजन। बाकी आपका मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगा कि इसमें शायद दीपम को आना चाहिए और एक्सचेंजेस को आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो बॉडीज जब भी कोई इंफॉर्मेशन सीख करते हैं तो इनको मिलती है, और बाकी हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से पता चलता है। तो आज आप लोगों ने पूरी कोशिश की और रेलवे मिनिस्टर साहब ने इनफैक्ट कह ही दिया क्लैरिटी से कल, क्योंकि मार्केट में बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा मूव कॉनकोर में एक साथ आना। बट यस, डिसइन्वेस्टमेंट एक भी नहीं हो रहे हैं, इस पे भी सोचने की बात है। एससीआई हो या बीपीसीएल तो ऑफ द शेल्फ हो ही गया, कॉनकोर की एक उम्मीद लगी हुई थी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट कंफ्यूजन है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज कॉनकोर पर आता हुआ इस वक्त। और इस बीच टानला प्लेटफॉर्म, वाओ, कंपनी ने बायबैक 1200 का बायबैक करने वाले हैं। 1200 रुपए में 1200, ये भी कंपनी गजबी है भाई। 170 करोड़। वरुण जरा जल्दी बाहर पहुंचकर एक बार बताइएगा 170 करोड़ का बायबैक कितना साइज होगा, इसका मार्केट कैप कितना है, एक बार जरा निकाले। टानला प्लेटफॉर्म्स का 5% के ऊपरी सर्किट पर है, 837 पर स्टॉक है। यहाँ बायबैक को मंजूरी दे चुकी है कंपनी। और जरा एक बार देख लेते हैं 1200 रुपये पर जो बायबैक कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है बायबैक में, ये भी देखना होगा। अच्छा, टेंडर रूट के जरिए मतलब आप शेयर दे पाएंगे 1%। 1% एक या अनेक? 1% मतलब छोटा बायबैक है, प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी कम है। 170 करोड़ यानी 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। नो सॉरी, 11,000 करोड़ का। 11,000 करोड़ का, तो 1.5% हो गया, 1.5-2%। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 70 करोड़ का बाय, यानी करीबन 2% की इक्विटी का बायबैक है। ठीक है, नॉट बिग, बट ठीक है, प्राइस ठीक है, तो उस हिसाब से इसको भी चाहने वाले बहुत हैं लोग। और कंपनी ने, हमने एक इंटरव्यू किया था ना इनका, शायद हाल ही में किया था, पहली बार ही किया था। हाँ, तानला का एक ही बार इंटरव्यू हुआ। हाँ, यस, करेक्ट। बहुत लंबे समय से हम कोशिश कर रहे थे, 2-3 साल बाद इंटरव्यू हुआ है तानला का। यस, मुझे याद आ रहा है, उनके CFO साहब से हमने मुलाकात की थी, राइट। कंपनी दमदार तगड़ी एक्शन में प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1.5-2% का बायबैक है, इतना तो बनता है। फिर 1200 रुपये का बायबैक हो, प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट ना करें, भले 1.5-2% भी हो, फिर भी थोड़ा तो होगा ही। आइए बढ़ते आगे। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। जय, स्वागत है आपका।
17,850 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते वाला कैसा चल रहा है? डेफिनेटली प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा है, लगभग 12 पॉइंट हमारे रिकमेंडेड प्राइस से ऊपर है। बट अनिल जी, एक बधाई मैं आपको देना चाहूंगा बिकॉज बैंक निफ्टी हैज रियली परफॉर्म क्वाइट वेल और आई एम श्योर कि आपके ऑलमोस्ट सारे ही टारगेट्स आ चुके हैं अनिल जी। सो नीडलेस टू से कि मेरा नेक्स्ट कॉल कहां पे होगा अनिल जी, वहीं पे होगा। अरे मैं आपको बहुत साथ में लेने की कोशिश कर रहा था। जनरली तो मैं ही आपके साथ होता हूँ, आज मैंने सोचा मैं आपको साथ में लूं कि आ जाओ चल रही गाड़ी, चलो बैठते हैं। लेकिन ठीक है, आपका फोकस निफ्टी पे ज्यादा था। निफ्टी भी डे हाई पर है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा कर रहा है। और अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन है वो भी एट द मनी टाइप ही हो गया, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जय बताइए अब क्या करना है? अनिल जी, बैंक निफ्टी डेफिनेटली जो हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग डेफिनेटली आने को चांस है, एंड दैट टू अबाउट द लेवल्स ऑफ 40,000 40,050 जो मैं बात भी कर रहा था, उसके ऊपर अगर आने को है सो श्योरली उसी पर है मेरा बाय रिकमेंडेशन। और 40,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीदना है, जो 574 पर अभी ट्रेड कर रहा है ये कॉल ऑप्शन, तो इसको खरीद के चले 574 पर। 40,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन है, 15 सितंबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 432, सो 432 के लेवल्स का आप स्टॉप लॉस लगाइए। एंड फर्स्ट टारगेट अनिल जी इसका ऊपर में निकलेगा, दैट इज 723, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 805। सेकेंड टारगेट अनिल जी थोड़ा सा छोटा है, रीजन बीइंग के पहला जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, दैट इज 40,500। अगर ये लेवल्स हासिल होते हैं सो ये टारगेट्स हमारे हासिल होने चाहिए। उसके ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली हम फर्दर एक फ्रेश रिकमेंडेशन वहां पे भी देंगे अबाउट द लेवल्स ऑफ 40,500। इमीडिएटली वो लेवल्स निकल कर आता है, आई एम श्योर, वो अगर निकाल देगा तो 41,000 के करीब ही जाना चाहिए। और जैसे निफ्टी भी 17,800 के ऊपर अगर आज बंद दे देगा, देन लाइक दैट ऑफ बैंक निफ्टी यहाँ पे भी आप इन द मनी स्ट्राइक का ऑप्शंस देयर आफ्टर लेकर जा सकते हैं अगर किसे लेना है तो। एज ऑफ नाउ अनिल जी बैंक निफ्टी पर डेफिनेटली एक फ्रेश हमें आज एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट ये लेवल्स के ऊपर देखने मिला, तो ये ऑप्शंस लेकर चले। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से इस समय 40,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। आइए, मार्केट तो बढ़िया मोमेंटम में है ही, रुपया भी अगर आप देखें तो अच्छी तरह होल्ड आउट कर रहा है। डॉलर में लगातार मजबूती आ रही है, बट उसके सामने रुपये में आपने आज 16 पैसे की स्ट्रेंथ देखी है। और लास्ट फ्यू डेज में भी जिस तेजी से बाकी करेंसीज गिरी हैं, रुपया ने रिलेटिवली होल्ड आउट करा है, रिलेटिवली आउट परफॉर्म करा है बाकी करेंसी पेयर्स को। एक बार समझते हैं रुपये का एक्शन नेहा के साथ। नेहा बताइए। आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि रुपए ने एग्जैक्टली आउट परफॉर्म ही किया है। हाँ, हमने हाल फिलहाल इसमें 29 अगस्त को रिकॉर्ड लोज बनते देखे थे, लेकिन वहां से 5% की रिकवरी देखने को मिली है, वो भी तब जब डॉलर इंडेक्स 110.7 कल के सत्र में वो नया 20 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई इसने छुई है। बावजूद इसके रुपए ने होल्ड आउट किया। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बाकी करेंसीज का हाल कैसा है। डॉलर के सामने यूरो 20 साल के निचले स्तर पर है। येन की बात करें, 24 साल के लोज हमने छूते हुए देखा। कल ही 144 का लेवल यहां पर पार हो गया था और उनकी सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन करेंसी के फॉल को रोक नहीं पा रही है। पाउंड की बात करें तो 1985 के निचले स्तर पर चला गया है। और युआन है, यहां पर तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, फॉरेक्स रिजर्व काटने की भी बात की, लेकिन उसके बावजूद भी युआन गिरने का नाम नहीं ले रहा है। डॉलर के मुकाबले 2 साल के लोस पर है। और मंथली प्रदर्शन भी देखा जाए तो रुपए का डॉलर के मुकाबले जो प्रदर्शन है वीज़ावी अदर करेंसी सबसे बेहतरीन है। अब कारण क्या है? दरअसल चीन, यूरोजोन, अमेरिका की अगर हम बात कर लें या बाकी यूरोप की ओवरऑल की बात कर ले, तो यहाँ पर बिल्कुल ये मंदी के कगार पर खड़े हैं। बहुत ही डेंजरस डाउनटर्न से ये गुजर रहे हैं। पावर, बिजली की जो रिकॉर्ड कीमतें हैं वो लगातार अपनी छाप इस पे छोड़ रही है। नेचुरल गैस की कीमतें ये यहाँ पर इन्हें परेशान कर रही हैं। फेड की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात हुई है। ईसीबी यहाँ पर एक शार्प रेट हाइक कर सकता है, बैंक ऑफ कनाडा कर चुका है। तो हर तरफ से रेट हाइक्स की ही बात हो रही है। और अगर हमारे मार्केट्स की बात की जाए तो हम तो देख ही रहे हैं कि शेयर बाजार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक वापस आ रहे हैं एंड रिजर्व बैंक यहाँ पर उन्होंने काफी इंटरवीन किया है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि रुपया बहुत बेहतरीन तरीके से होल्ड आउट कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट से भी मैंने बात की, रिकॉर्ड लोज बनते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से बाकी करेंसीज फिसली हैं। तो दबाव बन सकता है क्योंकि डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ है, बट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा रही है रुपए की। आशा करते हैं होल्ड आउट ही करेगा। रिकॉर्ड लो से तो रिकवरी आई। शुक्रिया नेहा रुपए पर हाईलाइट डालने के लिए। आइए श्रीकांत जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक BTSTT।
बताएं श्रीकांत जी। सर आपका ऑडियो म्यूट है श्रीकांत जी। सॉरी जी बताएं सर। यस, तो दीपांशु, एक्सिस बैंक में हमें लगता है कि तेजी करके चलना चाहिए। मार्केट ने 17,800 के क्रिटिकल लेवल को क्रॉस किया है, तो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट भी एक बार 18,000 के लेवल्स को छू सकता है, और अगर 18,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है तो और भी अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। तो शायद कुछ और ऐसे रीजन बन के आ सकते हैं जिसकी वजह से शायद बैंक निफ्टी भी और निफ्टी में भी परफॉर्मेंस है। और सबसे अगर किसी का स्विंग ब्रेकआउट अगर समझ में आ रहा है तो वो एक्सिस बैंक है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, और यहाँ से हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो तकरीबन 820 से लेकर 830 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ 780 में, तो स्टॉप लॉस रखूंगा मैं यहाँ पे 765 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 820 830। 730 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। एक्सिस बैंक ये वाला भी मोमेंटम में है ही, और इस पर भी ऑलरेडी कॉल भी आ चुका है। मूव इस पर बढ़िया बिल्कुल। तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन वाला। आइए अब बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब। अनिल जी, अडानी पोर्ट्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें बीटीएसटी करने की सलाह है। 887 888 का करंट भाव है, 881 का आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कल एक 20 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। 910 915 तक के टारगेट्स आपको कल मिल सकते हैं। 915 के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट्स, इस पर करें खरीदारी। ये काउंटर है आपके लिए। थोड़ी देर पहले हिमांशु जी का भी यहाँ पर आपके लिए कॉल आते हुए दिखा था। पर आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी अब ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। अनिल जी, अच्छी बात है, हमारे बाजार तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बिगड़ा नहीं है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, कोई एक्शन यहां पर नहीं दिख रहा है। दिन में एक बार ऑफकोर्स जरूर 150 पॉइंट नीचे तक डाउ फ्यूचर्स गए थे, पर वहां से रिकवर होकर सपाट है। आज शाम फेड प्रेसिडेंट एक पब्लिक इवेंट में भाषण देने वाले हैं, उनके बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे, कुछ ज्यादा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आएगी, बड़ा रेट हाइक आ सकता है। उससे पहले यूरोप के बाजार भी अच्छे मूड में। कच्चा तेल और फिसलते हुए दिख रहा है, अब $88 के भी नीचे आ गया, 87.50 पर कच्चा तेल है। रुपया भी स्टेबल दिख रहा है। सर क्या करके जाना है? तेजी पोजिशन कैरी करें हेज के साथ। हेज तो खैर वो तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करने चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। बट मतलब ऐसे तो हमेशा ही आप कभी भी तेजी की पोजीशन, मंदी की पोजीशन बनाएंगे, ओवरनाइट रिस्क तो रहती है, डर तो रहता ही है। लेकिन 17,760 के ऊपर बंद हो रहा है, बढ़िया बंद हो रहा है। 40,000 के ऊपर बंद हो रहा है, बढ़िया बंद हो रहा है। लेकर जाना चाहिए 100%, कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ डे ट्रेडर्स जिन्होंने सुबह जैसे हमने बैंक निफ्टी बोला 40,325 का फाइनल टारगेट था, 250 तक आ गया। अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी है, अच्छे प्रॉफिट में बैठे बुक करना चाहें तो अलग बात है। और मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो बुक भी क्यों करना है जी, फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो जनरली रिस्क लेने में इशू होता है। सो आई थिंक आप अपनी तेजी की पोजीशन में होल्ड करिए। निफ्टी में अगर आपको रखना है तो 17,700 का 17,650 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, 150 पॉइंट नीचे का। और बैंक निफ्टी में लेना चाहे तो या तो 40,000 का या 39,800 का पुट ऑप्शन लेकर हेज कर लीजिए। लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, ऐड करें एक ही कंडीशन पे, अगर 100-125 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल गया किसी वजह से, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे खुल गया, तो मैं और लेने की सोचूंगा, बेचने की नहीं। बस तो थोड़ा अपना लेके जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं। हाँ, डाउ फ्यूचर साथ नहीं जा रहा है, एक ही कंडीशन पे कि नीचे खुलेगा तो और आपको ऐड करना है। वो कंडीशन पे अगर आप ले सकते तो ठीक है, और अगर रिस्क नहीं रखते तो कल सुबह देखिए रोज मार्केट मौका देता। आज भी 690 आया था निफ्टी, 700 पे मिला था, मिला था, बड़ा मौका तो रोज दे रहा है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। इसलिए आपके ऊपर है, बट मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। आज की क्लोजिंग बढ़िया होती दिख रही है, और कल अगर एक फ्लैट या हल्के भी हरे निशान के साथ बाजार की क्लोजिंग होगी, कल वीकली क्लोजिंग भी है, तो फिर अगले हफ्ते तो आपको आतिशबाजी दिखेगी। बढ़िया बैंक निफ्टी लाइफ हाई की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। हाँ, मतलब जिस तरह का ऐसा डेटा फॉर्मेशन बहुत आसानी से रोज बनता नहीं दीप, इसलिए सुबह जो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, इसी वजह से सारा डेटा फॉर्मेशन बहुत गजब का हुआ है। नोट, और आज एक्सपायरी की वजह से भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और सब मिल रहा है। एक दो दिन रुक भी जाए तो क्या 800 पॉइंट रुक कर 200-300 पॉइंट टाइम पास करे चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया, जबरदस्त ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा बाजार में। चलिए, तो मूव अच्छी है, कॉन्फिडेंस पूरा बना हुआ है। बजाज फिनसर्व, वागले साहब मुझे याद है 2-3 दिन पहले जब इसमें एक शार्प करेक्शन आया था तब बात भी करी थी, और तब बात ये भी हुई थी कि यहाँ पर आप वापस एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं। आज फिर से वापस एक्शन में बजाज फिनसर्व। बीटीएसटी व्यू बनता है सर इस पे?
दीपांशु, पोजिशनली अगर आपको लेके जाना है 2-3 दिन होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोमेंटम आएगा। जो स्विंग हाई जो कि 17,850 है उसके ऊपर ही इसको लेना चाहिए। कल के कल मूव आएगा ये कह नहीं सकते। अगर आपको कल के कल के लिए BTST लेना है, बजाज फाइनेंस बेटर है। कल के कल के लिए अगर BTST लेना है तो बजाज फाइनेंस बेटर रहेगा, बट अदरवाइज ये भी एक काउंटर है जहां पर आप रख सकते हैं नजर। ICICI बैंक, ये भी जबरदस्त मोमेंटम में आपको इस समय दिख रहा है। बाकी बैंक्स की तो बात हो गई, ICICI बैंक रह गया। श्रीकांत जी, ICICI बैंक पर जरा राय दें अपनी सर। बिल्कुल, इनफैक्ट ICICI बैंक में भी अगर आप देखें तो इतने अच्छे और इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद ये वापस स्टॉक अपने हाई को क्रॉस करता है। क्लियरली शोज कि इसमें लगातार बाइंग बनी है और ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 930 से लेकर 935 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस दिखा सकता है। और मुझे लगता है इवेंचुअली ये जो स्टॉक है ICICI बैंक, ये फाइनली 1000 के लेवल्स को भी छूते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन रखेंगे 884 का। तो करंट लेवल से ICICI बैंक को भी लॉन्ग करने की राय रहेगी। बिल्कुल, और लाइफ हाई पर ICICI बैंक है, तो इस पर तो आप रखिए अपना रेडार। जो जून का लो था 2-2.5 महीने पहले का, ऑलमोस्ट 3 महीने कह लीजिए, वहां से 32% की तेजी आपको ICICI बैंक दिखा चुका है। तो बैंकिंग रिवाइवल अक्रॉस बैंकिंग स्पेस आपने देखा है, बट ICICI बैंक इस पर रखेगा नजर। ये जबरदस्त तेजी के साथ क्लोज आउट होते हुए आपको दिख रहा है। M&M में आज अच्छी एक मूव आई है, इस पर भी रखिएगा नजर। कल के लिए ये काउंटर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेक महिंद्रा में आज आपने एक मूव देखी, एक बार जरा जय से टेक महिंद्रा पर राय ली जाए। जय, टेक महिंद्रा कैसा लगता है? बाकी IT में हल्का हल्का मूवमेंट आया, टेक महिंद्रा थोड़ा एक्टिव था और डेज हाई पर क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट देयर आर फ्यू पॉकेट्स इन IT जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है दीप के शायद ये बाउंस बैक कर जाए, जैसे इन्फोसिस भी ऐसा लग रहा है। एंड टेक महिंद्रा भी, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इसने इनफैक्ट आज एक ब्रेकआउट दिया है जो पिछले कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रहा था 1080 के ऊपर टिकने के लिए। एंड टुडे इट्स मैनेजिंग टू क्लोज अबाउट 1080। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज हेडिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ 1100 और नेक्स्ट लेवल्स इसमें हमें 1125 तक के दीप देखने मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में। एनपी भी ऐसा लग रहा है, और वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जो मार्केट में हमें तेजी देखने मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं IT सेक्टर ओवरऑल रिवर्सल तो नहीं, बट थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर जाएगा। बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। बैंक्स की लीडरशिप है, ऑटोज तो एक्शन में रहा ही है, चुनिंदा मेटल्स में भी एक्शन आया। तो बाजार के जो सभी मेन इंजन हैं आपको फायर होते हुए दिख रहे हैं। जय की तरफ से आई थिंक एक जैकपॉट कॉल भी है, आइए बिगुल जय के लिए। बताएं जय। दीप, बैंकिंग पर ही फोकस है डेफिनेटली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक भी परफॉर्म कर जाएगा। तो इसका एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चले, जो अभी 30 रुपए पर मिल रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 41 एंड 50 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। 41 एंड 50 के टारगेट्स के लिए 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे HDFC बैंक का। मुझे ऐसा लग रहा है दीप इसमें भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। ऐसे ICICI और एक्सिस में हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। HDFC बैंक भी टेक्निकली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट लिया है। एंड ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 1570-80 तक के लेवल्स आपको स्पॉट में भी दिखाएगा, विच इज नियरली अराउंड 5% मूव। HDFC बैंक 1500 के लेवल पर ये भी वापस आते हुए दिख रहा है। एकमात्र अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में रिसेंटली, और अब यहां पर भी मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए श्रीकांत जी के पास चलते हैं, एक और बिगुल BTSTT का। बताएं सर। बिल्कुल। तो दीपांशु देखिए, अगर GNFC जो है यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। करंट लेवल 755-756 के है। हायर बॉटम हायर टॉप की सीरीज बनी है और करंट जो एक ट्रेंड बना हुआ है वो पुल बैक का ट्रेंड बना है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 800 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 780-785 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे 744 रुपए का, करंट लेवल से 755 से लेकर 758 रुपए के। ओके, तो ये है आपके लिए GNFC फर्टिलाइजर स्टॉक्स। अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे थे, उनके भी रेडार पर है, और हमारे तो कई बार रिकमेंडेशन लिस्ट में GNFC, चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स रहे हैं। यहाँ पर भी आपको लगातार मूवमेंट दिख रहा है, बट बाजार शानदार मूड माहौल में है और अब क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। एक और अच्छी तेजी का दिन बाजार में बना है। बैंक्स यहीं से आई है लीडरशिप। ICICI बैंक, जैसे मैं कह रहा था, लाइफ हाई पर क्लोजिंग दे रहा है आपको। एक्सिस बैंक में अच्छी खरीदारी है। SBI, इंडसइंड, कोटक,
HDFC बैंक, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। पर लगातार दूसरे दिन श्री सीमेंट आपके लिए निफ्टी का टॉप गेनर है। आज बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था क्योंकि बाजार के और कई सारे स्टॉक्स में तेजी थी, इसलिए सीमेंट थोड़ा आज इग्नोर हुआ, बट सीमेंट के लिए एक और मजबूत दिन रहा और श्री सीमेंट आपके लिए टॉप गेनर था। BPCL, HPCL, IOC अपना रैमको भी चला, रैमको चला है, रैमको भी चल रहा था, इंडिया सीमेंट, अंबुजा भी आज चला। हाँ, मतलब ऐसा सारे एक्शन में थे आज, जो बाकी में तेजी थी बाकी में आज से थोड़ा इग्नोर हो गए, राइट, यस। अदरवाइज तो सीमेंट 3% ऊपर अंबुजा भी आज आपको दिखा है, तो एक्शन तो वहां पर भी था। टेक महिंद्रा यहाँ पर मूव थी थोड़ी, इन्फोसिस हल्की फुल्की खरीदारी दिखा रहा था, ITC 1% ऊपर बंद होते हुए दिखा, ग्रासिम, M&M ये सारे काउंटर्स आपको फोकस में दिखे। ब्रेथ काफी मजबूत थी, मेटल्स थोड़े सुस्त थे, यहाँ पर हल्की गिरावट थी। टाटा मोटर्स में कुछ एक्शन नहीं दिखा, टाटा कंज्यूमर थोड़ा फिसला हुआ था, टाइटन नीचे था। 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे, बाकी 40 आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, अगेन श्री सीमेंट के अलावा मेट्रोपोलिस में अच्छी खरीदारी रही। JK सीमेंट एक और काउंटर जो पॉजिटिव रहा। मिड कैप बैंक्स की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन, RBL, फेडरल, सारे के सारे आपको अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहे थे। GNFC ये तो पॉजिटिव मोमेंटम में था ही। पिडलाइट कच्चे तेल की गिरावट से इसको बड़ा फायदा, ये स्टॉक तेजी में रहा था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में खरीदारी रही। LIC हाउसिंग फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC लिमिटेड, इसके साथ ही आपने खरीदारी आती हुई देखी। जहां तक कैनरा बैंक का सवाल है, IRCTC आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल्केम लेबोरेटरीज में भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है। गिरावट में पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 2% नीचे, ICICI लोम्बार्ड में हल्की गिरावट, जी एंटरटेनमेंट थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाता हुआ, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट पावर, हैवेल्स, REC, रेन इंडस्ट्रीज, फॉस्सोर्स, जुबिलेंट फूड और टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी वीकनेस दिखी। साथ ही आप नजर रखिए जहां तक इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो का सवाल है। 1850 का फ्लोर प्राइस था इनकी डील के लिए, 1950 पर क्लोज हो रहा है, तो बड़ी ब्लॉक डील के बाद स्टॉक स्टेबल सिर्फ 1% नीचे ही बंद होते हुए दिखा। कैश में भी कई सारे काउंटर्स आपके रेडार पर थे। धामपुर बायो आज इसका मार्केट डेब्यू हुआ, 5% ऊपर ही आपको सुबह से दिख रहा था, उस स्टॉक पर भी रखेगा नजर। और कई सारे और कैश काउंटर्स में तो आज जबरदस्त मूव आती हुई देखी है। आरती ड्रग्स 6.5% ऊपर था, इंडियन बैंक 6% ऊपर, रेमंड 5% का अपर सर्किट, तानला प्लेटफॉर्म बायबैक के अनाउंसमेंट इसमें आया, थायरोकेयर, ICICI सिक्योरिटीज, कैम्स, करूर वाइसिया बैंक्स, अल्काइल अमाइंस, HEG, इसके साथ ही अजंता फार्मा, येस बैंक सुबह एक बड़ा ब्रेकआउट इस पर आपको आते हुए दिखा, कैस्ट्रॉल, RB, NL और JB केमिकल्स। कुछ और काउंटर्स थे जो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे थे। 760 की आप बात कर रहे थे सर, क्लोजिंग उसके ऊपर बहुत कम दिन ऐसा होता है दीप जब घंटी के मधुर आवाज 9:15 बजे भी सुनने को मिले और 3:30 बजे भी, है ना, तो और 3:30 बजे 9:15 से ज्यादा बेहतर सुनने, बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा। तो 17,700 पर खुलकर 17,800 पर बंद होना, क्या बात है। और 40,250, वाह क्या बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, 2% मजबूत और 800 पॉइंट का बड़ा उछाल, गजब का। और वो भी उछाल ऐसे नहीं 800 पॉइंट कई बार बढ़ा है, पहली आखिरी बार नहीं है, किस लेवल पर बढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसा डाउ फ्यूचर का सपोर्ट नहीं है, 4 पॉइंट ऊपर है खाली, 4 और 1 पॉइंट नीचे है नेस्डेक फ्यूचर, उसके बाद जो फर्क होता है, तो वैसा हाल है। यह है ताकत भारतीय बाजारों की, बहुत बड़ी ताकत दिखी है, गजब की दिख रही है। कमजोर होते हैं तो हम कमजोर होते हैं, नीचे खुलते हैं गैप से तो खुलने के बाद तुरंत खरीदारी आती है। शुरुआत के 5-10 मिनटों में जो बॉटम बनता है वो दिन भर हिलता ही नहीं है, और बंद होते तो डे हाई पर, और थोड़ा सा मौका मिला तेजी का तो डे हाई पर बंद। ये है हमारे बाजारों की ताकत, शानदार खरीदारी, चौतरफा खरीदारी जिसे आप कह सकते हैं आज के सेशन में बाजार में देखने को मिली है। वीकली एक्सपायरी के दिन फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों का भरपूर सहारा आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। हरियाली ही हरियाली है हर तरफ। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आएगी और कोई फाइनल क्लोजिंग नीचे आने वाली नहीं है, इस भरोसे आप बैठे हो कि थोड़ी नीचे आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहीं की यहीं आएगी। 5-15 पॉइंट 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आ जाए निफ्टी और 20-25-50 पॉइंट बैंक निफ्टी आ जाए तो बहुत है, लेकिन मजबूत आ गई। चलिए 40,208 निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है, 40,200 के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है, बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। और निफ्टी 17,798, 800 पर बढ़िया क्लोजिंग। अब 760 की सुबह बात 760 चाहिए था, 800 मिलते तो बहुत बढ़िया, 800 में तो एकदम सेफ्टी है, लगभग 800 है, बढ़िया क्लोजिंग है। हफ्ते भर की इंटरेस्टिंग ग्लोबल कहानियां आपको मिलती है एक ही चैनल पर, एक ही शो में, एक ही स्क्रीन पर, हर गुरुवार शाम 4 बजे। बात दुनिया की 4 बजे, थोड़ा सा आधा घंटा आगे खिसका लो, 4:30 बजे। मैं थोड़े जोश में 4 बजे बोल गया, 4:30 बजे। वैसे आप 4 बजे भी रहेंगे तो 4 बजे भी बुलेटिन होती है, अच्छी खबरें आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं कि 4 बजे कोई देख आएंगे तो ये क्या हो गया, वहाँ भी बहुत बढ़िया चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छी काम की बढ़िया खबरें आपको मिलेंगी। लेकिन 4:30 बजे जो विशेष कार्यक्रम है हमारे हफ्ते में एक ही दिन आता है, इसलिए उसकी झलक दिखाना आपको जरूरी है। और जैसे मैं झलक की बात करता हूँ बात दुनिया की, सारे एक्सपर्ट्स के चेहरे देखिए आप, एकदम
हाई अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। सबको पता है कहीं भी कभी भी किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो जल्दी से सब एकदम नजरें अपने अपनी टीवी स्क्रीन पर। चलिए दिखाइए झलक। लाइव न्यूज में एक एंकर निगल गई मक्खी। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का शानदार जुगाड़। 60 की उम्र में प्लेन पर स्टंट कर रहे हैं टॉम क्रूज। और जिम्बाब्वे के लोग जानवरों में क्यों कर रहे हैं निवेश? देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है बात दुनिया की। बाय द वे मैं बता दूं, ऑनेस्टली मैं एक्सेप्ट कर लूं, जो पहली वाली खबर देखी कि लाइव न्यूज बुलेटिन में मक्खी निकले, उसके बाद वाले आगे की मैं देख नहीं पाया, मैं उसी में बिजी हो गया। अगर आप में भी किसी ने नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर किसी पे सवाल नहीं आएगा। सवाल सिर्फ इसी चीज पे आएगा, न्यूज में मक्खी। ओके, किस किस को एंकर बनना है जरा बताइए। एक मिनट लाइए जरा, कौन कौन एंकर बनना चाहता है? देखो मजा सबसे ज्यादा सुमित आ रहा है, उनको तो नेता बनना है। तो आशु जी, थोड़े थोड़े कुणाल जी, जैसे आपको पता होगा, जैसे आप एनडीए में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर टेस्ट देने होते हैं। बिल्कुल, फिजिकल टेस्ट ये वगैरह, कि आप उसके लायक है कि नहीं है, उस जॉब के लायक फिजिकली। सेम आशु जी और कुणाल जी को ये लाइव टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि क्या न्यूज पढ़ते वक्त वो मक्खी निगल सकते हैं लाइव, और उसके बाद भी उनके एक्सप्रेशन बिगड़े ना। क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? कुणाल जी, क्या आप अब भी एंकर बनना चाहते हैं? अनिल जी देखिए, एक बात मुझे समझ नहीं आया। अनिल जी आप थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, आप एंकर हैं। हाँ। अनिल जी ये बताइएगा कि खबर ये है कि लाइव चैनल पर अनिल जी ऑन एयर मक्खी निकली गई, ये बड़ी खबर है, या मक्खी निकली गई ये भी अनिल जी बड़ी खबर है? चैनल लाइव था, एंकर लाइव था, मक्खी लाइव थी, सब कुछ लाइव था। अब बताइए और क्या कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में? अनिल जी देखिए, ये काम मैं नहीं कर सकता। इसके लिए अनिल जी वरिष्ठ एंकर हैं, उन्हें ही अनिल जी हमारा पथ प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो एक बार आप डेमोन्स्ट्रेशन दे दें अनिल जी, फिर मैं कर लूंगा। उनके लिए तो मक्खी से काम भी नहीं चलेगा, कॉकरोच लाना पड़ेगा। आदमी के साइज के हिसाब से तो होना चाहिए ना। तो आशु जी जिस दिन कॉकरोच निकल कर बता देंगे, उस दिन उन्हें सक्सेसफुल एंकर बनने की तरफ हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद भी जरूरी नहीं हम बधाई दे रखीले, कंसीडर करेंगे। आइए, तो ये है। अच्छा, बाय द वे, और कोई स्टोरी किसी ने देखी और पसंद आई हो? कोई विशेष टिप्पणी किसी? मैं तो देख ही नहीं पाया, मैं तो बाकी वाली देखी नहीं मैंने। जी बंसल जी। अनिल जी सबसे अच्छी स्टोरी मुझे लगी मंगल पे सांसें। और अनिल जी अच्छी मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि देखना ये है अनिल जी, जैन साहब अपना पीआर मंगल पे बनाते हैं, भाभी जी का बनाते हैं, किसी और का बनाते हैं, तो मंगल पर सांसें हैं। और अनिल जी जैन साहब तो मतलब कि चैंपियन है पीआर में भी और पीआर बनाने में भी, तो वहां पे कुछ ना कुछ जैन साहब करेंगे अनिल जी मंगल पर। मंगल पर सांसें नहीं, सांस नहीं, मदर इन लॉ नहीं, सांस, ब्रीथ, वही उससे कनेक्ट सांस ले पाएगा, ब्रीथ कर पाएगा, तभी तो हमारे जैन साहब कुछ करेंगे। नहीं मुझे लगा पियर और ससुराल बनाने के चक्कर में जीवन होगा तभी तो जैन साहब कमाल दिखाएंगे। पता चला बंसल जी ने कहीं सास समझ लिया कि मंगल पर सास, मदर इन लॉ। तभी मैं सोचा पियर और मायके की बात कर रहे, तो कहीं ऐसा नहीं कि। चलिए बढ़िया, तो ये है आपके लिए बात दुनिया की। जी जैन साहब। मैंने गजब का कोरिलेशन निकाला है बंसल जी ने, आपके सबने गजब का पीयर, सास, SAAS, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास, सब कुछ बढ़िया है सर। तो चलिए बढ़ते आगे, और बाकी का एक्शन बाजार बंद होने के बाद सोशल मीडिया पर पैसे लेकर भ्रामक प्रचार करने वाले इन्फ्लुएंसर्स, इनके दिन तो लग गए। सरकार इनके खिलाफ सख्त गाइडलाइन लेकर आ रही है, जिसके चलते इन्फ्लुएंसर्स अब किसी भी ब्रांड से, प्रमोशन से मिलने वाले पैसों की जानकारी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कितने पैसे लिए, ये पोस्ट डालने के। बहुत अच्छी चीज, ये जोरदार काम करने जा रही है सरकार, और भ्रामक और गलत प्रचार करने पर उन्हें भी भारी जुर्माना देना पड़ेगा। शाम 6 बजे इसी पर होगी बातचीत। समझेंगे कैसे कुछ इन्फ्लुएंसर अपने प्रभाव से खुद मोटी कमाई कर रहे हैं और भोले भाले यूजर्स को लगा रहे हैं चूना।
जानेंगे कि सरकार की प्रस्तावित नई गाइडलाइन इनके खिलाफ कितनी प्रभावी साबित होगी और क्या इससे भ्रामक प्रचारों पर लगेगी रोक। इस चर्चा में हमारा साथ देंगे सुभाष कामत साहब, वो चेयरमैन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के। रेखा अग्रवाल जी होंगी सीनियर कंज्यूमर लॉयर, और पारस तोमर साहब होंगे जो खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो उनकी बात भी रखेंगे, बात तो सबकी रखनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, उनकी तरफ से क्या कुछ आता है। शाम 6 बजे का विशेष आयोजन मिस मत करिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश में जितना जरूरी है एंट्री का टाइम, उतना ही जरूरी है एग्जिट का टाइम भी। जल्दबाजी में फंड से निकलने पर आपका मुनाफा जो ज़्यादा हो सकता है कम भी हो जाता है, वहीं खराब फंड में लंबे समय तक बने रहने में भी आपको कमाई नहीं हो पाती। तो कौन से हैं वो वजह जिनकी वजह से किसी फंड में से आपको करना चाहिए एग्जिट, यानी कि बंसल जी की भाषा में थैंक यू। तो जानिएगा शाम 6:30 बजे फंड से एग्जिट क्या हो स्ट्रेटेजी देखिएगा। हमारे साथ होंगे मोहित गांग CEO मनी फ्रंट और रचित चावला CEO फिनवे। इंडिया 360 डिग्री में आज कंज्यूमर के लिहाज से 2 खास खबरें होगी। पहली है आपके गैजेट से जुड़ी हुई, सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन करेगी, यानी कि राइट टू रिपेयर के तहत अगर रिपेयर के नाम पर होने वाले आपके फोन और दूसरे गैजेट्स की लूट रोकी जाएगी। हम बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। देखिएगा गैजेट रिपेयर में हेरा फेरी बंद, यह आज की कवर स्टोरी है। ऐसी कवर स्टोरी आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। सब आलतू फालतू, ये यात्रा, ये इसने इसको बोल दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब खबरों में पूरा टाइम निकल जाता है। 1 घंटा काम की कोई खबर होती नहीं। आपके काम की खबर, आपके अधिकारों की खबर सिर्फ जी बिजनेस पर प्राइम टाइम पर आपको मिलेगी, मिस मत कीजिएगा। ई कॉमर्स के खिलाफ शिकायतें लगातार बढ़ रही है। 2019 में जहां सिर्फ 8% शिकायत थी, अब वो बढ़कर 48% होगी। सोचो 48, मतलब हर दूसरा आदमी शिकायत कर रहा है ना। बताएंगे हम किस तरह की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही, किस तरह के ई प्लेटफॉर्म्स को लेकर आ रही है और निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। ई शॉपिंग की बाढ़, शिकायतों का पहाड़, यह हमारी एक और कवर स्टोरी और जिसका टाइटल बहुत ही शानदार है। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, जैन साहब और श्रीकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात।